मैंने 5 मंथ्स में 25 डिस्ट्रीब्यूटर बना लिए थे एट द एज ऑफ 21। वो भी इसलिए क्योंकि जो मेरे सुपरवाइजर बोलते थे मैं वैसा करता था। सबसे बड़ी जो विडंबना है ना, वो ये है कि अर्ली टू डाई लिव टू लॉन्ग। जल्दी चले गए तो डिपेंडेंट हैं, कैसे चलेगा? क्योंकि आप करोड़ में कमा रहे हो, सब बढ़िया है, लेकिन आपकी ब्रेन के कारण वो करोड़ों रुपए घर में आ रहे हैं। लेकिन जिस दिन ब्रेन शट डाउन हुआ तो सब खत्म। ये जो ग्रीड जहां पे आती है, वो जो गाना है ना, वो हेरा फेरी का, गोलमाल है जो सब गोलमाल है। जब भी कोई आपके पास ऐसा आए तो ये आप ध्यान रखिएगा कि कुछ लफड़ा है। वृक्ष में फल तभी अच्छा होता है जब उसकी बुनियाद सॉलिड होती है, और बुनियाद अगर सॉलिड नहीं है तो उस वृक्ष में फल नहीं आते हैं। उसी तरह कई यूथ जो गलती कर जा रहे हैं ना, वो जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में कर जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जस्ट फाइनेंस शो में, एक फाइनेंस पॉडकास्ट जहां पर हम डिस्कस करते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, पर्सनल फाइनेंस के बारे में, इंश्योरेंस के बारे में, म्यूचुअल फंड्स के बारे में। ओवरऑल हम वो बात करते हैं जो स्कूल में हमें नहीं सिखाई गई। यहां पर हमारा मेन मिशन यही रहता है कि हम ऐसे प्रोफेशनल्स को अपने पॉडकास्ट पर लेकर आए जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करा है और बहुत स्मॉल से स्टार्ट करके एक अच्छे लेवल पे पहुंचे, और उनकी जर्नी में उन्होंने क्या क्या सीखा वो आज इस पॉडकास्ट के थ्रू वो शेयर करेंगे। तो हमारा मेन मिशन ही यही है कि हम ऐसे गेस्ट को अपने पॉडकास्ट में लेकर आए जो हमारे साथ अपने लाइफ की लर्निंग्स शेयर कर सकें। और आज हमारे साथ जस्ट फाइनेंस शो में आ चुके हैं जसमीत छाबड़ा फाइनेंस से जसमीत सिंह। तो प्लीज आप सब भी उनका वेलकम कीजिए हमारे शो में, जस्ट फाइनेंस शो में। तो जसमीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जस्ट फाइनेंस शो में, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज आपने टाइम निकाला और हमारे शो में आप आए। आई होप कि आज हमारे सारे लिसनर को आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। It's my really pleasure. Thanks for inviting me, Jess. And it's a great platform. और मैं आपको भी देखता आया हूँ, बहुत अच्छा आप बताते हैं। So it's a good platform. Thanks for inviting me. सेम यार, ये हमारे लिए भी प्लेजर वाली बात है कि आप आए और टाइम निकाल के स्पेशल इतनी दूर से ट्रैवल करके। आई थिंक आप सर कहाँ रहते हो, मुझे थोड़ा सा आप बताओगे अपने बैकग्राउंड के बारे में कि आप कहाँ रहते हो, देन हम लोग अपने आपकी तरफ जर्नी की तरफ चलेंगे। Actually, I basically belong from Lucknow. My birthplace is Lucknow, and after some time, my father was migrated to in Chhattisgarh, Korba location. And currently, I am based at Raipur, taking care of Chhattisgarh state in a multinational company there. And apart of that, I am using a platform of social media as a Jasmeet Chhabra Finance. ओके। तो जसमीत जी, आपने अपना बताया कि आप लखनऊ से आपकी जर्नी स्टार्ट होती है, तो आपके फादर लखनऊ बेस्ड थे एंड देन आप लोग मूव हो गए छत्तीसगढ़ में, रायपुर में, एंड अभी आज के दिन आप रायपुर में अपना जो है एमएनसी में एक अच्छे लेवल पर काम कर रहे हो। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपकी ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। ये आज जो आपने मेरे को बताया कि एमएनसी में आप अच्छे लेवल पे काम कर रहे हो, तो ऐसा तो नहीं होता कि डे 1 से सब कोई बड़े लेवल पे पहुंच जाता है। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और कहाँ कहाँ आपको चैलेंजेस फेस करने पड़े। थोड़ा सा आप अपनी जर्नी के बारे में हमें डिटेल में बताइए। जर्नी तो देखिए क्या है, जब मैं 21 ईयर्स का था तो उस समय क्या होता था कि इस एज में बहुत सारे कश्मकश चलते हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं कि ये कोर्स कर लें, जो आज यूथ के साथ भी होता है, जो मेरे साथ भी हुआ। उस पीरियड में मुझे इंडियन आर्मी में जाना, ये मेरे लिए एक पैशन था कि मुझे जाना है। मैं सीडीएस की तैयारी कर रहा था और मैंने सीडीएस के रिटर्न एग्ज़ाम्स भी दिए। और मीनवाइल यूपीएससी के रिजल्ट्स थोड़ा उस समय लेट आए। उस समय पहले एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर आते थे और उसमें रिजल्ट्स आते थे, तो एग्ज़ाम हो चुके थे, एसएसबीज़ के इंटरव्यूज़ होते थे, वो सब हो चुका था। तभी देखा कि रिज़ल्ट आया नहीं है, कुछ करना है। और मेरे फादर एक अच्छे बड़े बिजनेसमैन थे और मैं वन सन था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपने दम पे करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि पापा का बिजनेस मिल गया तो लोग ये कहें कि पहले जो पापा ने बना के दे दिया है उसके बाद चले। तो ये मेरे अंदर एक पैशन था। और इसी बीच में मुझे एक कंपनी आई, बजाज एलियंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आई, और ये उस समय एक स्टार्टिंग जर्नी थी। और वहाँ मैं गया और
वहाँ मुझे एक ऑफ़र मिला, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली है, और स्टार्टिंग सैलरी नियर अबाउट 8072 रुपीज़ होती थी। ये कौन सी ईयर की बात है? ये 2004 की बात है। ओके, 2004 में जब आप 21 इयर्स के थे तो 21 आपकी जस्ट जर्नी। मैंने ग्रेजुएशन ओके। पास की थी, लेकिन मेरे अंदर पैशन था कि मुझे कुछ करना है। सो ये बजाज एलियंस किस रिलेटेड कंपनी थी? ये दैट इज लाइफ इंश्योरेंस Okay, कंपनी। life और इंडिया में क्या था कि उस समय सिर्फ LIC थी, और प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में बजाज एलियंस और ये सब कंपनीज, कई दूसरी कंपनीज भी आई। तो वो स्टार्टिंग फेज था प्राइवेट कंपनीज का। तो मैंने ऑफिस देखा, तो मैं देखा कि यहाँ मुझे कुछ मिलेगा। आई डोंट नो अबाउट लाइफ इंश्योरेंस, एंड मैं कुछ जानता ही नहीं था, बस देखा कि कोई कंपनी का नाम है, और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का मैंने देखा था कि किसी से पता लगा था मुझे। ओके, कि जॉब मिल रही है तो आपने कहा कि ट्राई करा जाए। इंटरव्यू है, और बहुत हार्ड इंटरव्यू होते थे। ओके। तो मैं आर्मी में जाने के लिए था, तो मैंने बॉडी शॉडी सब बना के रखी हुई थी। मुझे बाकी सब था, ड्रेसिंग सेंस मेरा एकदम कैजुअल वैसा था, तो मुझे फॉर्मल्स की भी आदत नहीं थी। और चूंकि बिजनेसमैन फैमिली से था, तो कहीं ना कहीं ये सब भी मुझे जो कि प्रीवियस कोई सर्विस क्लास का कोई देखा हो घर में, तो वो भी कोई ऐसा नहीं था। ओके। तो बट गया मैं वहाँ पे, और वहाँ पे मुझे इंटरव्यू हुआ, और मुझे क्वेश्चनिंग की। एक अच्छी चीज़ थी कि चूंकि मेरे फादर बिजनेसमैन थे, और मैं दुकान में बैठता था कभी कभी जाके, तो मुझे बाइसाइकिल्स बेचना आ चुका, सेल्स करना आ गया था। तो मुझे गुस्सा आता था उस समय कि वो मुझे बिठा देते थे, लेकिन कहीं ना कहीं कस्टमर डीलिंग क्लास 5th-6th से मैं करना चालू कर चुका था। कि अगर हीरो नहीं है तो एटलस को कैसे सेल करना है, एटलस नहीं है तो हरक्यूलिस को कैसे बेचना है, ब्लैक नहीं है तो ग्रीन को कैसे बेस्ट बोलना है। तो ये बेसिक जो सेल्स के जो थे ट्रिक्स, कहीं ना कहीं वो मेरे जहन में आ गए थे, और वही शायद मेरे सुपरवाइज़र ने उस समय जज किया, एंड मेरा सिलेक्शन भी हो गया, और ये जर्नी स्टार्ट हुई, और आज मैं यहाँ हूँ। तो आपने आर्मी का जिक्र करा, बट आर्मी से फिर आपने पीछे क्यों हट गए? आर्मी का मैंने कहा कि रिजल्ट जो है वो बहुत लेट आया। और मीनवाइल मेरी ज्वाइनिंग हो चुकी थी नवंबर के मंथ में। और नवंबर के मंथ में मुझे जैसा मेरे सुपरवाइजर बताते थे मैं वैसा करता था। तो कभी आपको ये नहीं लगा कि ठीक है, मैं लाइफ इंश्योरेंस पे जरूर आ गया हूँ, बट अब यहाँ से निकल के दोबारा आर्मी में जाऊँ? मैंने 5 मंथ्स में 25 डिस्ट्रीब्यूटर बना लिए थे, क्योंकि मेरी जॉब थी एज अ सेल्स टीम मैनेजर। 5 डिस्ट्रीब्यूटर रिक्रूट कर लिए, और मैंने एट द एज ऑफ 21, वो भी इसीलिए क्योंकि जो मेरे सुपरवाइजर बोलते थे मैं वैसा करता था। मेरे कलीग्स जो 40, 42, 45 की एज के थे, वो मुझे चाहते थे कि मेरी बात सुने, लेकिन वो बोलते ना कि एक डीप मेंढक वाली, डीप फ्रॉग वाली हमने कहानी सुनी थी कि भैया वो रेस में दौड़ा, और चूंकि वो, क्या आप ये कहानी थोड़ा सा बता सकते हैं? कहानी ये है कि एक बार मेंढकों की रेस हुई, और एक टॉवर में चढ़ना था उनको, और बहुत सारे रश था, बहुत सारे सब मेंढक लोग आए हुए थे, और सब चढ़ते गए चढ़ते गए चढ़ते गए। पब्लिक इधर से हल्ला करी थे, अरे कैसे चढ़ेंगे कैसे चढ़ेंगे, ये तो इतना ऊपर है, यहाँ लग जाएगा, करंट लग जाएगा, इनको ऐसा हो जाएगा, इतना ऊपर से गिर जाएंगे, फिसल जाएगा। तो ऐसे लोग गिरते गए, लेकिन एक सबसे छोटा सा मेंढक सबसे टॉप में चढ़ गया। तो ये इंटरव्यू जब उसका लिया गया तो पता लगा ये मेंढक बहरा था। तो यहाँ पे इट मीन्स मैंने जो बोला, ये अभी जो भी स्टोरी बनाई जिन्होंने, तो मुझे मेरे जहन में उसी समय से आ चुकी थी कि मुझे किसी की नहीं सुननी। जो मेरा सुपरवाइज़र है, जो यहाँ बैठा हुआ है, ये अगर मुझे बता रहे हैं तो ये वन ऑफ द बेस्ट एडवाइस देंगे, क्योंकि अगर मैं अच्छा करूँगा तो इनका भी परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं इसी से होगा, यानी ब्रांच में मेरा कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, तो ये भी एलिवेट होंगे। तो मैंने सिर्फ उनकी सुनी, ना अपने किसी कलीग की सुनी। आज इस 21 ईयर्स की जर्नी में मेरे उन कलीग्स में एक भी व्यक्ति नहीं है। ओह, दैट्स अमेजिंग। मतलब आपने इस स्टोरी के थ्रू एक चीज जो अभी ही मुझे लगता है पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में ही आपने बहुत अच्छी लर्निंग दे दी कि नॉइस से थोड़ा दूर रहना है, लोगों की नहीं सुनना है, जो आपको देखना है, और आपको व्यक्ति विशेष की पहचान होनी चाहिए कि कौन व्यक्ति है। इनफैक्ट अगर उस सुपरवाइजर की जगह में वो सुपरवाइजर अगर उस चेयर में नहीं होते, उनकी जगह कोई और होता, तो शायद मैं उन सुपरवाइजर की भी नहीं सुनता, जो एक्स बॉस हो गए मेरे। तो अल्टीमेटली कुर्सी जो है, जो आपके ऊपर की हायरार्की, अगर आप उसकी सुनेंगे तो कॉर्पोरेट जर्नी में हमेशा आगे जाएंगे। बहुत बहुत बढ़िया आपने लर्निंग बताई। तो फिर आपकी ये जर्नी स्टार्ट हुई 2004 में बजाज एलियंस लाइफ इंश्योरेंस में एज अ सेल्स। तो
एक बहुत बड़ी बात मुझे लगी कि आपने 6 महीने में ही 25 डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब एक तरह से कह सकते हो आपकी टीम के अंदर 25 एजेंट आ गए, राइट? तो ये कोई इजी बात नहीं और है। ये उस समय है जब लोगों का सिर्फ फेथ एक, क्योंकि पब्लिक सेक्टर सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस ही होता था, प्राइवेट सेक्टर की दस्तक हुई थी। तो लोगों का फेथ सिस्टम भी प्राइवेट के ऊपर में उतना नहीं होता था। दे डोंट नो अबाउट आईआरडीए, कि आईआरडीए क्या होती है, सॉल्वेंसी रेशियो क्या होता है, पैसे सिक्योर होंगे नहीं, कंपनी भाग थोड़ी जाएगी। ऐसे पीरियड में ये जो चैलेंज था, तो आज तो हर घर में एक प्राइवेट पॉलिसी तो पहुंच चुकी है ना। राइट। तो पीपल आर एक्सेप्टिंग प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। तो उस दौरान तो सिर्फ एलआईसी की बात होती थी, मतलब एलआईसी हो गया, पोस्ट ऑफिस स्कीम हो गया, इसके अलावा तो लोग कोई बात ही नहीं करते थे, एफडी की बात कर लेते थे। तो आपकी जर्नी स्टार्ट हुई बजाज एलियांज से। देन आपने क्या, आपको कैसे, ये मेरे को जानना है कि 6 महीने में 25 एजेंट ज्वाइन करना इजी नहीं है, और क्या वो 25 एजेंट ने फिर काम करके भी दिखाया, और उसके आगे की क्या जर्नी हुई, थोड़ा सा आप प्लीज एक्सप्लेन कीजिए। 25 एजेंट में शुरुआत के जो मेरे कुछ एडवाइजर्स थे, और चूंकि आदमी पहले अपनी नेचुरल मार्केट में जाता है, ठीक है, क्योंकि कोई प्रोस्पेक्टिंग नहीं, तो मैं अपने प्रोस्पेक्टिंग में गया, ठीक है, अपने स्कूल के टीचर्स के पास में गया, अपने पेरेंट्स के जो पहचान के थे, मेरी मदर के किटी मेंबर के जो थे उन लोग के पास में गया, सिस्टर के रेफरेंस में गया, फादर के रेफरेंस में गया। तो वहाँ से सॉर्ट ऑफ मुझे शुरुआत में तो 5 to 7 डिस्ट्रीब्यूटर्स ईजिली मिल गए, गुड फेथ में मिल गए। उनके लिए कंपनी मैटर नहीं था, और रिलेशंस था, तो रिलेशंस में हो गया क्योंकि नेचुरल था। लेकिन चैलेंज था नेचुरल से रेफरल निकालना। तो कई लोग ना कर देते थे, लेकिन उस स्किल को मैंने सीखा, मुझे सिखाया गया, और मैंने उस चीज को एक्सेप्ट किया। बीमारियां होती हैं, तो ये मैंने स्टार्टिंग फेज में जान लिया था कि मैं एकदम जीरो करके बैठ के सुनता था, क्योंकि मेरे सामने जो मेरे सुपरवाइजर थे, ही हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 10 ईयर्स, भले तो उनके पास इतना एक्सपीरियंस है, तो वो मुझे जो बताएंगे तो मैं एकदम शून्य होकर सुनता था और तुरंत उसको इम्प्लीमेंट कर देता था। आई गॉट ए रिजल्ट। अपना दिमाग लगाने के बेसिकली आप रिस्पेक्ट कर रहे थे अपने सीनियर की, जो कि आज के यूथ नहीं करता। वो सीनियर की बात को थोड़ा सा इग्नोर करने लग गया, जाते हैं, एक्चुअली ईगो में आ जाते हैं। ये नहीं सोचते हैं, मुझे ऐसा लगता है वो टीचर जिन्होंने मुझे स्कूल में, एक बार ऐसा भी हुआ है कि मैं सप्लीमेंट्री आया था और सब पास हो गए थे, लेकिन उसके बाद में इंग्लिश में मुझे सप्लीमेंट्री आई थी और मुझे 100 में 18 नंबर मिले थे। मैं बहुत परेशान हुआ, बहुत रोया, और मेरे सारे दोस्त पास हो गए थे। मैं इन्हीं दोस्तों के चक्कर में मैंने पढ़ाई नहीं करी। वो पास हो गए, पासिंग नंबर ग्रे प्रमोट होके वो लोग ग्रेस नंबर से पास आउट हो गए, लेकिन मैं फेल हो गया, मुझे सप्लीमेंट्री देनी पड़ी। मैं बहुत रोया, और जब मैंने वो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम पास किया तो मेरे 81 नंबर आए। जब वो सर जो थे, जिनका नाम मैं कहना चाहूँगा, सोनी सर उनका नाम था, मैं उनसे बहुत नफरत कर रहा था जब उन्होंने नंबर भी दिया। उनकी क्लास में सबसे ज़्यादा मस्ती करता था, लेकिन उसके बावजूद जब मुझे 81 नंबर मिले, वो व्यक्ति, वो सर, वो सरप्राइज हो गए। और उस दिन ये समझ में आया कि व्यक्ति का डायरेक्शन अगर सही हो जाए तो कुछ भी कर सकता है। तो मेरा डायरेक्शन सही नहीं था, तो मेरे को 100 में 18 मिले, और डायरेक्शन सही हुआ तो 81 आया। तो वो दिन से मैंने, जो भी व्यक्ति मुझे क्रिटिसाइज कर रहा है, जो व्यक्ति मुझे सिखा रहा है, जो मुझे लाउड होके मार भी रहा है, कुछ बातों से कर रहा है हर्ट, तो मैं पहले से ये सोचता हूँ कि ऐसा क्यों कर रहा है, इसके पीछे लॉजिक क्या है। तो मुझे ऐसे लोग बहुत ज़्यादा पसंद हैं, क्योंकि वो जो कहावत भी है ना, निंदक ने हरे राखी है, तो ये बात एकदम फैक्ट है। अमेजिंग। सो हम बैक आते हैं, आपकी जर्नी की तरफ चलते हैं दोबारा से। आपने ज्वाइन कर लिया बजाज एलियांस, वहाँ से आपकी जर्नी नेक्स्ट कहाँ पहुँची? बजाज एलियांस में घोड़े का पट्टा लगा के निकल गए थे, टीम बनाते गए, नेक्स्ट लेवल प्रमोशंस, एलिवेशन सब आए। इस बीच में मुझे आर्मी का भी रिजल्ट आया, तो सुपरवाइज़र के पास में गया, क्योंकि मुझे डबल प्रमोशन मिल चुके थे। मैं बोला सर मेरा वहाँ का आ गया है, तो उन्होंने बोला वेरी गुड जसमीत, इट्स योर चॉइस, तुम यहाँ भी अच्छा कर रहे हो, बट एक चीज़ ध्यान रखना, फौज की नौकरी मैं हूँ, मैं बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन गोली मारना और लोगों का दिल जीतना, मैं कहता हूँ गोली मारना आसान है, लेकिन लोगों का दिल जीतना इससे भी बड़ा चैलेंज है। तो उस चैलेंज को मैंने एक्सेप्ट किया। मुझे लगा कि मुझे चैलेंज एक्सेप्ट करने में बहुत मज़ा आने लगा था, और चीज़ें भी चूँकि आ रही थी, और बोलते हैं ना सक्सेस ए जर्नी नॉट ए डेस्टिनेशन, तो मैंने इसको हमेशा इस फेथ को रखा और निरंतर बढ़ता गया। आई हैव टेकन 9 प्रमोशंस इन 4 ईयर्स इन बजाज एलियांस। 2008 में मैं एलिवेट हो गया एज अ सीनियर ब्रांच मैनेजर।
ओके। मतलब मेरी एज थी ऑलमोस्ट 25 ईयर्स का हुआ था। सो 25 की एज में आप ब्रांच मैनेजर बन रहे हो, या इट्स नॉट इजी। सो दैट मीन्स मतलब मुझे एक चीज़ समझ आ रही है कि एक तो माइंडसेट अगर आपका क्लियर हो, डायरेक्शन पता हो कि कहाँ जाना है, और दूसरा अगर आप रिस्पेक्ट कर रहे हो सबकी, अपने जो सुपीरियर्स है आपके, हायरार्की जो है उसको अगर आप सही से फॉलो कर रहे हो, तो आई थिंक कोई भी जो आपका गोल है वो आराम से मतलब आप अचीव कर सकते हो। सो 21 से 25 की एज में आप 4 साल में अगर 9 प्रमोशन, एंड वो भी आप ब्रांच मैनेजर, ये बहुत बड़ी बात है। सो देन फिर क्या आगे? बस यकीन का ये सफ़र चलता रहा। मैं अपनी टीम के साथ एक ऐसे ट्रस्ट बॉन्डिंग हो गई कि टीम भी मेरे साथ एक गुड रिलेशन में चलती रही, जो आज तक चल रही है। मतलब इनफैक्ट 20 ईयर्स हो गए हैं, कई टीम मेंबर्स आज भी मेरे साथ एसोसिएटेड हैं। ओके। और लोगों को हम गाइड कर रहे हैं। आज हमारे पास में मोर देन 80,000 प्लस कस्टमर हैं जिनको हमने फिनेंशियल अवेयरनेस दी, उनको ट्रांसपेरेंसी दी, लिटरेसी दी, उनको बताया हमने कि कैसे कहाँ चार्जेस लग जाते हैं, कैसे मिस सेलिंग होती है। तो ऐसे कस्टमर्स को जब हम सेवा देते हैं बहुत खुशी होती है। अमेजिंग। सो बजाज के बाद आप कौन सी कंपनी में गए? बजाज के बाद में मैं ICICI प्रूडेंशियल में रहा, जहाँ पे मैं एज ए इंटीग्रेटेड हेड था। ओके। और वहाँ मैंने बैंक का इंश्योरेंस चैनल को भी देखा। मीनवाइल मैं SBI में भी रहा। और एसबीआई बैंक? SBI लाइफ में था मैं। अच्छा, लाइफ इंश्योरेंस। SBI लाइफ में रहा। और SBI लाइफ में भी मैंने एक मेरी जर्नी थी जहाँ पे मुझे बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली। एक नई ब्रांच को मुझे ओपन करना था, क्योंकि मैंने बजाज में सब चीज़ें अच्छी अच्छी देखी, लेकिन SBI जब मैं गया तो मुझे ज़ीरो से फिर स्टार्ट करना था। मुझे एक नई ब्रांच को ओपन करना था। इंफ्रास्ट्रक्चर, गुमास्ता कैसे बनाते हैं मुझे पता नहीं था। ठीक है, अब मुझे गुमास्ता बनाना है, BSNL की लैंड करानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर लाना है, लैंडलॉर्ड से बात करनी है, फिर उसमें कंज्यूमर्स को लाने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करना है, स्टाफ रिक्रूट करना है। तो जो ज़ीरो से जो मैंने स्टार्ट किया, बहुत शानदार लर्निंग मुझे मिली SBI लाइफ की जर्नी में भी। और वहाँ भी मैं 2 ईयर्स रहा। और उसके बाद मुझे एक बहुत अच्छी प्रोफाइल मिली ICICI प्रूडेंशियल में, जहाँ पे मैं एज अ इंटीग्रेटेड हेड था, जहाँ पे मैं बैंक का इंश्योरेंस, एजेंसी, टाइड, कॉरपोरेट, ये सारे चैनल्स देखता था। तो यहाँ पे मुझे एक बैंक से भी रिलेटेड एक एक्सपोजर मिलना चालू हुआ। तो मुझे लगा कि यस, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस में दो तरीक़ों से काम होता है, एक या इंडिविजुअल एजेंट्स काम करते हैं या कॉरपोरेट एजेंट्स होते हैं। तो जो कॉरपोरेट एजेंट्स होते हैं ये बैंक होते हैं जिनको रेवेन्यूज़ मिलते हैं। तो इनके साथ भी एसोसिएट होके मुझे नॉलेज बढ़ी, मेरी स्किल और अपग्रेड हुई। उससे पहले की जर्नी में मुझे सिर्फ एक हार्डकोर सेल्स आती थी, सेल्स के साथ में टीम मैनेजमेंट और ये सब चीज़ें आती थी, लेकिन हाउ टू हैंडल कॉरपोरेट एजेंट्स, कॉरपोरेट हायरार्की को कैसे देखना, दूसरे क्रॉस प्रोडक्ट्स को कैसे सेल कराना, तो ये चीज़ें भी लर्निंग हुई। और वहाँ भी मैंने बहुत सारे फॉरेन ट्रिप्स जीते, एलिवेशन हुआ, लोगों को भी बेनिफिट्स दिलवाए, कई कई स्टाफ प्रमोट हुए, और जो आज मुझसे भी बड़े लेवल पे पहुंच चुके हैं। अमेजिंग। ओके। सो ओवरऑल आपकी सर जर्नी तो बहुत कमाल की रही। मतलब मुझे आपकी जर्नी से जो सीखने को मिला वो ये है कि नेवर स्टॉप लर्निंग। आपने जैसे बताया SBI वाला एग्जांपल कि आपने SBI में जब आपको नई ब्रांच मिली, आप चाहते तो बजाज में भी कंटिन्यू कर सकते थे ना, आप चाहते तो ICICI में नहीं जाते, बट आपको आगे बढ़ना है तो कुछ ना कुछ स्टेप्स तो लेने पड़ेंगे। तो आपने जैसे SBI का एग्जांपल दिया कि आपने नई ब्रांच सेटअप करी तो कितना कुछ सीखने को मिला। तो आई थिंक आपकी जर्नी मुझे बहुत इंस्पायरिंग लग रही है और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। अब हम आगे चलते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपकी लाइफ में ना सबसे चैलेंजिंग फेज कौन सा था? इस जर्नी में आपको ऐसा क्या लगा कि यार ये बहुत मुश्किल है, बड़ा मतलब पीछे हटने को हो गए थे आप, बट फिर भी आपने कहा नहीं मैं ये करूँगा, ऐसा कुछ? देखिए, मेरी जो जर्नी थी सिंस लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में मैं बढ़ा, अब चैनल में मैं डेवलप तो हो गया। अब चूंकि मेरा कॉन्टैक्ट्स बैंक से होने लगा ICICI प्रूडेंशियल में, तो मुझे लगा कि ये बैंकिंग जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। ठीक है, आई डोंट नो अबाउट कि उसमें कितना प्रेशर है, अंदर मैं उतना नहीं जानता था, लेकिन ऊपर ऊपर से मुझे समझ में आ रहा था कि बैंक इज़ वेरी गुड। मुझे ना बैंकिंग सीखनी है, मुझे बैंकिंग में आगे बढ़ना है, बैंक में अब एक्सपोजर है, मैंने इतना लर्न कर लिया। बिकॉज शायद ये मेरा करेक्टरिस्टिक रहा है, ग्रोथ मिली, अर्निंग्स मिली, लेकिन मुझे कंफर्ट जोन परेशान करता है। ओके। मैं कंफर्ट जोन में रह नहीं पाता हूँ। अच्छा, मतलब लाइफ सही चल रही है, मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल और बहुत ही, जब मुझे मतलब इनफैक्ट मेरे सुपरवाइज़र मुझसे फ़ोन में बात ही नहीं करते थे, बोलते थे अरे जसमीत है यहाँ। तो मुझे कुछ नया, मतलब मुझे नया चैलेंज करने का ओके। हमेशा एक फितूर रहा।
तो इसी बीच में मीनवाइल मुझे एचडीएफसी बैंक में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, जहाँ पे मैं एज अ सीनियर मैनेजर डायरेक्ट आया। अब बैंकिंग का सिर्फ बैंक का इंश्योरेंस जानता था मैं, लेकिन व्हाट इज रिटेल ब्रांच बैंकिंग कुछ नहीं जानता था। मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। अब 2014 में जब मैं ऑलमोस्ट ये आया बैंकिंग सेक्टर में आफ्टर 10 ईयर्स, तो मेरे नीचे जो स्टाफ थे वो ऑलरेडी 12 ईयर्स 13 ईयर्स से बैंकिंग में थे, तो उनको तो मुझसे ज़्यादा नॉलेज थी। तो यहाँ पे मैं सुपरवाइज़र हूँ, वो मेरे सबऑर्डिनेट्स हैं। अब उन्हीं से सीखना है मुझे और उन्हीं से समझना है। और दूसरे जो काउंटर पार्ट में जो मेरे जो कंपटीशन इंटरनल बैठे हुए थे, उनको ये लग रहा था कहाँ से ये आ गया है, ये बाहर से आके डायरेक्ट इतनी बड़ी पोजीशन में बैठ गया। उनको मेरी ये नहीं पता था कि मेरी सक्सेस जर्नी क्या है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो मैंने बोलते हैं ना कि गॉड स्ट्रेंथ देते हैं उस पीरियड में। और जिस दिन मैं पहली बार जब ज्वाइन करके गया तो मेरे अंदर कई सवाल थे कि कैसे होता है, क्या होता है। मैं अपने क्लस्टर हेड के पास में गया, मैंने बोला सर क्या कैसे होता है सर, मुझे बताइए, क्योंकि मेरे को बैंकिंग ज़ीरो हूँ मैं एक तरह से। तो उन्होंने मुझे एक ब्रांच की ऑडिट रिपोर्ट दे दी पूरी। अच्छा। अब मैं ऑडिट रिपोर्ट दे के पढ़ाई कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि उस ऑडिट में किया क्या है उसने, लेकिन मैं तब भी पढ़ रहा हूँ। मेरे यहाँ 3 शिकन पड़ चुकी थी 3 दिन से लगातार 3-4 दिन से पढ़ रहा था, लेकिन मुझे कुछ नहीं समझ में आया। तभी लकली मेरे पास में मेरी बैकअप एक स्टाफ थी, और उसने जब देखा तो उन्होंने बोला सर आप इतना क्यों परेशान हो रहे हो। और वो ब्रांच में मैं जब ज्वाइन किया, उन्होंने मुझे बताया, मेरे सबऑर्डिनेट ने मेरे को साथ में सपोर्ट करते गए, और एक दूसरे के साथ हम एक दूसरे, क्योंकि उनको लाइफ इंश्योरेंस, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स, म्यूचुअल फंड्स, जनरल इंश्योरेंस, इक्विटीज, इसके बारे से कुछ नहीं समझ में आता था। वो क्रॉस प्रोडक्ट्स नहीं कर पाते थे, बट मैं यहाँ अच्छा था और उनको बैंकिंग अच्छी थी। तो यहाँ पे जब दोनों का मिश्रण हुआ तो हमारी ब्रांच टॉप में आई, और हम स्टेट में सर्कल का सरताज के नाम से जाने गए। पैन इंडिया रैंकिंग हमारी दिखने लगी। हमारे सारे पैरामीटर जो बैंक में होते हैं, बैंक में बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, लेकिन सब पैरामीटर्स में हम अच्छे होने लगे। तो यहाँ से 2 चीज़ मुझे भी लर्निंग मिली कि अगर हम अपनी टीम के साथ में निमाणे होकर रहेंगे, शाउटिंग करने से कुछ नहीं होता। एज अ बॉस आपको, अगर आप सही ढंग से, अगर आपने रिलेशन है, एक दूसरे की स्ट्रेंथ और वीकनेस अगर आपने पहचान ली और वो टीम आपके साथ हो गई और आप भी उनके साथ हो गए, तो स्काई इज द लिमिट। अमेजिंग, बहुत बढ़िया। मतलब आपने बहुत अच्छा बताया कि कभी कभार आपको निमाणा होना पड़ता है, और निमाणा होके ही रहना चाहिए। जितना आप निमाणा रहोगे, जितना आप अपने छोटों से भी सीखोगे, बड़ों से भी सीखोगे, उतना आप आगे बढ़ोगे। जिसमें जी एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा मैं आपसे। आपने एक ब्रांच का जिक्र करा जो बिल्कुल नहीं चल रही थी, उसको आपने करा। वो अंडर परफॉर्म जब कर रही थी, आपने ऐसा क्या करा कि वो अच्छी परफॉर्मेंस करने लगे? सिर्फ रिलेशन, जब आपने मेरे को बताया कि अभी अब एचडीएफसी बैंक में आपकी वाली ब्रांच बहुत ऊपर पहुंच गई, ऐसा सिर्फ रिलेशन बनाए या और ऐसा आपने क्या करा, उसको अंडर परफॉर्मेंस से कैसे परफॉर्मेंस पे लेके आए? ये क्या होता है कि बैंक की जर्नी के बाद में देन अगेन आई स्विच टू इंश्योरेंस, क्योंकि इंश्योरेंस का तो कीड़ा था। तो अब मुझे जो ब्रांच मिली, क्योंकि मेरे फादर की तबीयत थोड़ा उस मीनवाइल बहुत ख़राब थी, आई एम अ वन सन, तो मुझे मेरी वहाँ प्रायोरिटीज़ थी। तो मुझे लगा कि इट्स अ बेस्ट टाइम टू मूव इन अगेन लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर। मैं वहाँ पे सीनियर पोजीशन में ही गया और उनकी केयर भी कर पाऊँ, मैं ये सोच के गया। और जब मैं गया तो जो मुझे ब्रांच मिली, क्योंकि मुझे अपने लोकल टाउन में जाना था, तो वहाँ मेरे पास अपॉर्चुनिटी लेस थी। ठीक है, इतना एक्सपोजर होने के बाद, चूँकि मेरे लिए फादर सब कुछ थे, तो जब मैं वहाँ गया हूँ तो वो ब्रांच एकदम शांत। जो मैंने इतना एक्सपोजर देखा बैंकिंग में, वहाँ एकदम कुछ है ही नहीं, ना कोई एम्प्लॉय है। 2 एम्प्लॉय के भरोसे वो ब्रांच थी, और ब्रांच में बात है आफ्टर एचडीएफसी बैंक, जहाँ पे मुझे इतना हाई एक्सपोजर मिला, जहाँ आपने एचडीएफसी बैंक में इतने अचीवमेंट भी कर ली, आपने अपनी वाली बैंक ब्रांच को बहुत ऊपर तक भी पहुंचाया। उसके बाद आप एक और लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में गए, और वहां पे भी आपको मतलब बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस नजर आई। वहाँ वो ब्रांच एक टाइम ऐसा हुआ था कि उसको वो लोग शट डाउन कर देते। अच्छा। लेकिन चूंकि मेरा नाम जैसी देखा उन्होंने, तो उनको भी एक होप दिखी कि चलो जसमीत है, दे नो मी। तो मैं आया, और जब मैंने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया तो मुझे जीरो से सब स्टार्ट करना था, क्योंकि मैंने बहुत चकाचौंध भी देखी थी। बैंकिंग में चकाचौंध यानी रिस्पेक्ट्स बहुत रहती है, ऑनर बहुत रहता है, कैबिन में गनमैन आ रहा है, सब जय हिंद सब सवेरे शाम हो रहा है, सब चीज़ें मेरे अंडर में ही है एज अ सुपरवाइज़र।
तो जब मैं वहाँ गया, वहाँ पे मेरा रोल सुपरवाइजर था, लेकिन यहाँ पे वही इंश्योरेंस की टिपिकल सेल्स टीम, कंज्यूमर्स, तो कोई था नहीं। मैंने फिर से ज़ीरो से स्टार्ट किया, क्योंकि मेरे पिताजी हमेशा बोलते थे कि ज़ीरो से स्टार्ट करने में कभी मत घबराना, ठीक है। और कुछ ऐसा हादसा भी हुआ था कि मेरे पिताजी की बाइसाइकिल की शॉप थी और साइकिल का गोडाउन था वहाँ पे, और वहाँ पे जस्ट बगल में आग लग गई थी एक उसमें। और जैसी ही आग लगी तो पीपल का पेड़ था, उसके सूखे सूखे पत्ते वहाँ पे थे, और वो आग धीरे धीरे स्प्रेड हो रही थी, जो कि हमारे गोडाउन में भी आ रही थी। मैं उस समय क्लास 8th या 9th में था। वो बात मैं बताना इसलिए चाह रहा हूँ क्योंकि वो बात बहुत बड़ी है, मेरी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। क्योंकि जब वो आग स्प्रेड हो रही थी तो मैं हड़बड़ाने लगा और मैं पत्तों को ऐसे करने लगा। मेरे शॉप के जो एम्प्लॉयज़ थे वो लोग कर रहे थे, लेकिन मैं भी साथ में करने लगा। मेरे पापा गाइड कर रहे थे कि ऐसे करो वैसे करो, और मैं जब कर रहा था तो मैं गिर जा रहा था, डिसबैलेंस हो रहा था, इतना हड़बड़ा रहा था डर के कारण। तो मेरे पापा मुझे बोले कि बेटा कुछ नहीं होता, क्यों हड़बड़ा रहे हो। मैं बोला पापा आग लग जाएगी। मैंने अपने पापा के चेहरे में एक भी शिकन नहीं देखी। उन्होंने कहा कि बेटा उन्होंने दिया है, हो जाएगा, फिर से बना लेंगे, जान थोड़ी जा रही है अपनी, हो जाओ। और वो आग थोड़ा सा आके वो शांत भी हो गई। लेकिन ये लर्निंग मुझे बहुत बड़ी सीख दे दी कि लाइफ में कुछ भी आ जाए, कभी भी अपने आप को अच्छे वक्त में घमंड मत करो, बुरे वक्त में हताश मत हो। डाउन आया मेरी लाइफ में, डाउन वो भी मैंने खुद चॉइस किया, क्योंकि मेरे फादर मेरे सबसे बेस्ट फ्रेंड मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो मुझे अपने होम टाउन में आना था और उनको सेवा भी करनी थी। उनको जो भी मेडिसिन और मेडिकल जो भी उनको ट्रीटमेंट्स थे तो उसमें मुझे रहना ज़रूरी था। तो मैं वहाँ जब आया हूँ तो अब जब ये सब चीज़ें हुई तो मैंने ब्रांच का फिर से एकदम बेसिक लेवल से चालू किया। वो 2004 की जर्नी में मैं क्या करता था, मैंने कैसे स्टार्ट किया था। मैं सिर्फ अपने आप को मोटिवेट कर रहा था कि यार 2004 में तो तू 21 ईयर्स का था विदाउट एक्सपीरियंस। बेटा आज तो तू 21 ईयर्स प्लस 14 ईयर्स एक्सपीरियंस में है, तो ये क्या है, तो तू ऐसे ही कर लेगा। तो सबसे पहले मैं अपने आप को, अपने मॉरल को कभी डाउन नहीं होने दिया। फिर जब मैंने देखा मैंने बेसिक क्या किया, मैंने फिर वापस वही बेसिक लेवल पे आ गया। नंबर ऑफ कॉल्स, कंज्यूमर्स कितने हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कितना है। तो मेजरली कोई भी इंडस्ट्री होती है वो जो चलती है वो कंज्यूमर होना चाहिए, राइट, ठीक है। कंज्यूमर के बाद डिस्ट्रीब्यूटर होना चाहिए, एंड थर्ड वन जो एम्प्लॉयर होता है, यानी कंपनी, डिस्ट्रीब्यूटर और कंज्यूमर। कंपनी थी, कौन नहीं था, डिस्ट्रीब्यूटर और कंज्यूमर। तो डिस्ट्रीब्यूटर को पहले लाने की हिम्मत की, धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूशन मैंने 3 मंथ्स में बना लिया, ठीक। जब डिस्ट्रीब्यूटर आए तो डिस्ट्रीब्यूटर को सिखाया, और डिस्ट्रीब्यूटर से कंज्यूमर्स भी बढ़ना चालू हो गए, और डिस्ट्रीब्यूटर से वो वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स लाइफ इंश्योरेंस के सेल करवाए जो कंज्यूमर के लिए हित में था, रिगार्डिंग टैक्स पॉलिसीज, रिगार्डिंग यूलिप्स में जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जिसमें अच्छे रिटर्न्स आते हैं, तो वो जब किए, जब लोगों को ये फेथ होने लगा तो बिजनेस अच्छा हो गया, चोखा मुनाफा देने लगा, और कंपनी वापस हो गई और एक्सप्लोर हो गई। और 2020 में पैन इंडिया नंबर 1, 2021-2 में पैन इंडिया नंबर 1, लगातार 3 साल पैन इंडिया नंबर 1, एक छोटा सा टाउन पैन इंडिया नंबर 1 करने लगा। तो अल्टीमेटली एक सोच की बात है। अमेजिंग, ये तो कहीं ना कहीं आपने मेरे को भी बहुत मोटिवेट कर दिया, एंड बहुत बहुत आपने अच्छे तरीके से समझाया, एंड कहीं ना कहीं आपने ये बताया कि यार लाइफ में, और आपका जो सबसे बढ़िया मेरे को लगा ना, आपने कहा कि जब आप 21 साल के थे तब कोई एक्सपीरियंस नहीं था और इतना कुछ कर लिया। आज 35 के हो गए, जब आप इस वाली कंपनी को दोबारा से ब्रांच को ऊपर उठा रहे थे, एक्सपीरियंस है, तो वो कहते हैं मोराल नहीं आपने डाउन करा। दैट्स अमेजिंग। तो आप इस दौरान आपकी टीम ने MDRT भी बड़ा अचीव करा होगा, तो वो कैसा मौका रहता था जब MDRT अचीव होता था, आपके जो टीम मेंबर्स हैं वो MDRT अचीव करे, दैट मीन्स कुछ एक्स्ट्रा काम, क्योंकि MDRT इट्स नॉट इजी इन इंडस्ट्री। तो मैं पहले जानना चाहूँगा कि MDRT क्या होता है, हमारे लिसनर को भी पता चले, जो मतलब ये इंश्योरेंस इंडस्ट्री में MDRT का बहुत बड़ा नाम है, और आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स जितने बने उन्होंने MDRT कैसे अचीव करा, थोड़ा सा आप इसके बारे में बताओ। मैं ऑडियंस से बस यही कहना चाहूँगा कि देखिए, जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं इंश्योरेंस में हो या कोई भी इंडस्ट्री में हो, तो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर तो हर सेक्टर में बहुत सारे होते होंगे, क्वांटिटी बहुत होती होगी। हम पढ़ाई भी करते हैं, लेकिन डॉक्टरेट जो PhD वो बहुत कम लोग करते हैं। तो MDRT इंश्योरेंस सेक्टर की PhD है।
जहाँ पे उनको पूरे वर्ल्ड में घूमने का मौका मिलता है, वहाँ पे सम्मानित किया जाता है। और वर्ल्ड में सारे एमडीआरटीज, सभी कंट्रीज़ के एमडीआरटीज, यूएसए, यूरोप, ऐसी जगहों में आते हैं जहाँ पे उनको सम्मानित किया जाता है और उनको एडवांस ट्रेनिंग दी जाती है। तो एमडीआरटी एक उपलब्धि तो है, एक रिकग्निशन भी है, मॉनेटरी टर्म्स में भी बेनिफिट है, लेकिन विजिटिंग कार्ड में एक डिस्ट्रीब्यूटर के एमडीआरटी लिखाना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हों उनमें से हार्डली 1% लोग हैं जो एमडीआरटी होते हैं। सो आपके कितने डिस्ट्रीब्यूटर्स एमडीआरटी करते थे? मैंने अपने पूरे उसमें ऑलमोस्ट 16 एमडीआरटीज दिए हैं। Okay. और एक साल में मैंने 5 एमडीआरटीज भी दिए। मैंने सीओटी भी दिया। Okay. एमडीआरटीज तो का उससे जो ऊपर 3 होता है। टाइम्स होता है, 2022-23 में मैंने सीओटी भी प्रोड्यूस करवाया। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे चैलेंज होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हताश हो जाते हैं, मार्केट जो होती है एक समय में ऐसा लगता है कि कॉल्स नहीं मिलती है, लोग नहीं मिलते हैं, अब तो किसके पास जाएं, ऐसे आने लग जाती हैं, या इरिटेट हो जाते हैं कई बार। तो उस मॉरल को, उस चार्जिंग पॉइंट को एज अ सुपरवाइज़र मैंने हमेशा कंट्रोल किया। और आज मुझसे डबल एज के, ट्रिपल एज के लोग भी जो हैं जब आगे बढ़े हैं और अपने सपने पूरा कर पाए हैं, और मुझे कभी नहीं अच्छा लगा कि लोग मेरे पैर छुएं, लेकिन मुझसे अगर डबल ट्रिपल एज की वो मजबूर हो जाएं पैर छूने के लिए, मैंने कभी छूने नहीं दिया, लेकिन वो उनका सम्मान था। वो हल्का सा भी झुकते थे तो मुझे खुशी भी बोलूँ या नहीं बोलूँ, लेकिन मुझे लगता था कि मैंने कुछ चीज़ दी। मैंने इनके घर में एक अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी दिया इनको तो, लेकिन एक अच्छा नाम दिया, रिकग्निशन दिया, जो कि मेरे एक मीडिएटर है। मैं तो एक गॉड का मीडिएटर हूँ। तो गॉड ने मुझे चुना, वो बुद्धि दी, वो स्किल डेवलप की, और आज मेरे ये बुद्धि और स्किल उनके काम आ रही है। तो जसमीत जी, आपने बताया एमडीआरटी का, तो मुझे एक चीज़ समझ आई कि जो डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं या जो आपके अंडर आपकी पूरी टीम है, आपका मोराल ही अगर डाउन होगा तो आपकी टीम कैसे परफॉर्म करेगी। तो आपने बहुत अच्छी बताई कि आपने अपना मोराल नहीं डाउन होने दिया, तभी आपकी टीम भी अच्छी परफॉर्मेंस करी, उन्होंने एमडीआरटी सीओटी भी करा। फिर आपने मेरे को जर्नी की स्टार्टिंग में बताया था कि आपने 80,000 लोगों को अवेयर करा है, फाइनेंशियली अवेयर करा है। ये कैसे आपने करा, और कोई ऐसी स्टोरी क्लाइंट की जो आज तक आपको याद आती है, और कोई क्या वो यूनिक स्टोरी है, तो हम जानना चाहेंगे, हमारे सारे लिसनर इसको जरूर सुनना चाहेंगे। देखिए, 80,000 क्लाइंट की जो जर्नी है वो खैर एक दिन में तो नहीं हुई, और ये धीरे धीरे होने लगी। लेकिन इस जर्नी में मैं कभी, बोलते हैं ना कि सेल्स, मुझे कोई बोलता है कि आप इंश्योरेंस में हो, कौन से डिपार्टमेंट में हो, अच्छा सेल्स। लेकिन टू बी फ्रैंक, मैंने आज तक अपने किसी भी क्लाइंट को सेल्स करने नहीं गया मैं। यस, मैं उनके पास जाता था, उनका फाइनेंशियल डायग्नोसिस रिपोर्ट बनाता था। जैसे हेल्थ का एक डायग्नोसिस रिपोर्ट होता है, उनका फाइनेंशियल डायग्नोसिस रिपोर्ट बनाता था कि उनके पास एसेट्स क्या है, लायबिलिटी क्या है, उनकी फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है, उनके पास आगे क्या लायबिलिटी हो सकती है, कंटीजेंट लायबिलिटीज़ क्या होती है। एक फाइनेंशियल डायग्नोसिस रिपोर्ट बना के मैं उनको एक गाइड करता था, उनको नीड ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बताता था, नीड ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स की परिभाषा बताता था। तो ये जर्नी ऐसे चलती गई, और किसी को मैंने कुछ बेचा नहीं कभी भी। उनके बारे में आपने सोचा? उनके बारे से, क्योंकि मैं जब उनको एक वाइट पेज में समझाता था तो मैं उनकी जीवनी बता रहा था, उनके जीवनी में कौन कौन से लाइफ में चैलेंजेस आएंगे और कहाँ उनको क्या क्या चीज़ों में, रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट, रिगार्डिंग प्रोटेक्शन कैसे करना है, रिगार्डिंग टैक्सेशन कि कैसे टैक्सेशन में बेनिफिट ले सकते हैं, टैक्स में भी, निवेश में भी कई उसमें TDS लग जाते हैं, वो इनकम में जुड़ जाता है। तो उनको ये सब चीज़ें गाइडेंस देता गया और ये जर्नी चलती गई। लेकिन ये जो 80,000 कस्टमर्स हैं, इतना बड़ा बेस होने के बावजूद भी आज भी मैं इन सब से इंगेज हूँ और इन सब से मैं बात करता हूँ। इनके कई पोर्टफोलियोज़ को मैं आज चेकआउट भी करता रहता हूँ। सही पड़ने पर उनको फंड स्विचिंग्स कब करना है ये भी गाइडेंस देता हूँ तुरंत। तो रिगार्डिंग फॉलोअप्स, सिर्फ ऐसा नहीं कि भैया एक बार आप चले गए और आपने कोई चीज़ को दे दिया उसके बाद कर दिया। 90% लोग आज की डेट में यही कर रहे हैं कि सिर्फ जाते हैं, अगर प्रोडक्ट उनका उल्लू सीधा हो जाता है, अगर आ जाता है, सिर्फ उनको बेच के आ जाते हैं। और मतलब आफ्टर सेल्स एक तरह से नहीं होता। कस्टमर सर्विसेज, फॉलोअप्स, सर्विसेज, उनको सर्विसेज चाहिए, उनको छोटी छोटी चीज़ें चाहिए। एक फार्मिंग क्या होती है, ऐसी एक दिन में फसल नहीं उगती है। पहले बीज बोता है, फिर किसान आता है, फिर पानी देता है, सींचता है, फिर फल होती है। तो लोग सिर्फ एक ही दिन में फल काटना, मतलब फसल काटना चाहते हैं। तो टू बी फ्रैंक, आज वो 80,000 है, वो 80,000 एवरी ईयर
2 भी मुझे रेफरेंस देते होंगे अपने कितने COI clients में, हैं? सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में। तो एवरी ईयर आई गॉट 1,60,000 न्यू रेफरल। मुझे तो कहीं मार्केटिंग करने की जरूरत ही नहीं है, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं, मुझे तो स्पॉन्सरशिप भी करने की जरूरत नहीं। ट्रेडिशनली एक एक घर में जाके प्रेजेंटेशंस दे के, ऑफिस में जाके प्रेजेंटेशन करके जो 80,000 को फॉलोअप दे रहे हैं, आज भी उनको सर्विसेज दे रहे हैं। तो ये है एक सक्सेस की जर्नी। और क्लाइंट्स तो बहुत सारे ऐसे आए, लेकिन एक क्लाइंट की जर्नी मुझे बहुत उस दिन मेरे भी आंसू निकल आए थे कि उनका कॉल आया। मैं अपनी वाइफ के साथ में बाहर था, तो एकदम से कॉल आया उनका, और मैं बोले और जसमीत जी कैसे हैं? तो मैं बोला अरे सर नायडू जी कैसे हैं आप, इतने दिन बाद याद किए। अरे मैं तो बोले वाइजैक चला गया हूँ। अच्छा। और मैं बोला अच्छा बहुत बढ़िया है, और कैसे हैं? बोले बस बढ़िया है, आपको ना कुछ बताने के लिए फ़ोन किया था, और मुझे 2 चीज़ बोलनी थी आपको। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत थैंक यू। मैं बोला क्या चीज़ के लिए? तो बोले आप जो आते थे ना, आपने इतनी सारी इन्वेस्टमेंट करा ली थी, आपने एक बार तो करवा ली थी, आप फलाने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में आए थे एक बार। तो मैं बोला अच्छा ठीक है हाँ मेरे को पता है, लेकिन मैं आपके पास तो आता था, वो तो रेगुलर, आज भी आपसे टच में हुई हूँ पिछले 2 साल से, भले आपसे कनेक्शन नहीं हो पाया अभी। तो बोले ना मेरी ना सारी इन्वेस्टमेंट जो आपने करवाई ना, आज मैंने अपनी दोनों बेटियों की अच्छी शिक्षा दी उनको, आज वो शिक्षा उनकी अच्छी हुई, पढ़ाई अच्छी, उनके घर भी अच्छा हुआ, मैंने उनकी दोनों की लेविश मैरिज करी, और स्टिल मेरे पास एक अच्छा खासा रिटायरमेंट कॉर्पस है। जितनी मैं आमदनी कर रहा हूँ, मैं पेंशनर हो गया हूँ, पेंशन आने के बावजूद भी मेरी सैलरी उतनी ही आ रही है, क्योंकि आपने जो मेरा कॉर्पस क्रिएट कर दिया था ना, लिटरली अगर आप उस समय नहीं आते ना तो नहीं होता। मैं बोला अरे वेरी गुड, ये तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है भाई, दोनों आपकी बेटियां आज इतनी बड़ी हो गई वो लोग। तो फिर बोले एक चीज़ आपको और बोलनी थी, मुझे आपको सॉरी भी बोलना है। बोला क्या चीज़ के लिए सॉरी? बोले ना जसमीत जी जब आप आते थे ना, तो कई बार ना इरिटेशन सा होता था, कि आप फिर आ गए, अब ये आएंगे तो फिर एक कुछ चीज़ समझाएंगे, फिर कुछ चीज़ करेंगे, लेकिन मैं उनकी अकॉर्डिंग टू नीड ही बताता था। मैं उनको ये बोलता था कि अब आपकी सैलरी भी इंक्रीमेंट हुई है, इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, और आपके ऊपर लाइबिलिटीज़ भी आ रही है, आपका रन रेट जो जैसे ये क्रिकेट मैच है, जितना ओवर जितने निकलेंगे आगे रन रेट बढ़ जाएगा, तो वैसी लाइफ की जर्नी आगे आपकी एज नहीं रहेगी और आपके ऊपर बड़ा अमाउंट की ज़रूरत होगी। तो मैं इसीलिए आपको समय समय पर करता था। बोले आपने जो भी किया ना बहुत अच्छा किया, लेकिन हम पीछे आपको ना थोड़ा सा आपके लिए कुछ गलत बोल देते थे। मेरी वाइफ बोलती थी अरे यार फिर आप दे रहे हो, मैं आपको मना नहीं कर पाता था, आप इतने अच्छे और हम्बल हो इंसान हो, मैं आपको मना नहीं कर पाता था। लेकिन मैं फिर वाइफ से बात होती थी, मेरी वाइफ फिर चिल्लाती थी फिर दे दिए होगे कुछ इन्वेस्टमेंट। तो ये एक मेरे क्लाइंट की एक ऐसे और भी कई क्लाइंट्स थे जिनकी आज लाइफ बनी है, उनके परिवार की, अब अपना एक अच्छा हैप्पी रिटायरमेंट जी रहे हैं। इस बीच में मैंने 168 क्लेम्स भी दिए हैं ऐसे क्लाइंट को। और एक क्लाइंट ऐसा था कि न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में ब्रांच मैनेजर था। ये मेरे स्टार्टिंग फेज में की बात है, 2005 की। उनकी वाइफ थी, 2 बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, और उनका ना रोड एक्सीडेंट हुआ, और 20,000 के प्रीमियम में 12 लाख रुपए उस समय मिला। मैं वो 12 लाख रुपए का जब चेक उनको दे रहा था, न्यूज़पेपर में नेम मेरा हुआ, सब वो अपनी जगह थी, लेकिन मुझे, क्योंकि मैंने जीवन में सही ढंग से 12 रुपये भी किसी को नहीं दिया था उस समय अपनी जेब से, लेकिन मैं 12 लाख रुपए दे रहा था। और उस दौरान तो चेक दिए जाते थे क्लेम्स में, आज तो ऑनलाइन ट्रांसफर होता है, बट जो चेक देना, उसकी न्यूज़पेपर में पेपर में फोटो आई, मेरे फैमिली मेंबर देखे, मेरी सोसाइटी में सब देखे, बोले वाह, मुझे भी कितना अच्छा लगा कि मैं जो काम कर रहा हूँ कितना शानदार काम। किसी का घर, क्योंकि देखो आपको नहीं पता, मतलब हमें नहीं पता कि किसी की डेथ कब हो जानी है, इवन हमें अपनी डेथ का नहीं पता, बट अगर किसी की सडन डेथ हो जाए बट उसकी फैमिली को एक डिसेंट अमाउंट पीछे मिल जाए तो उसकी फैमिली संभल जाती है। देखिए डेट ऑफ बर्थ तो हम सबको पता है, लेकिन डेट ऑफ डेथ किसी को नहीं पता। दूसरी चीज़ क्या होता है कि हाल की अभी बात है, मैं अभी आपके पास आया हूँ, तो अभी मैं ट्रैवल किया, जब दिल्ली अभी आया तो मुझे रास्ते में 2 डॉक्टर मिले मुझे, और चूंकि मेरी सीट जो थी वो मिडिल वाली थी, और वो एक की विंडो में थी और एक की थी, मैं बीच में बैठा हुआ था, उनको बात करनी थी। उन्होंने मेरे को बोला सरदार जी थोड़ा सा आप एक्सचेंज कर लेंगे, तो मैं उनको अपनी विंडो वाली दे दिया और मैं इधर आ गया। और फिर वो लोग बातचीत कर रहे थे बहुत देर से,
तो मैंने उनकी बातें मुझे थोड़ी सी जा रही थी, तो उन्होंने कुछ नई मशीन्स, कोई एक डॉक्टर कह रहे थे कि मैंने जर्मनी से मशीन लाई है, और जर्मनी से जो मशीन लाई है ना, इसमें जो परसेंटेज रेशियो अभी जो आया है वो 90% का परसेंटेज रेशियो है। तो एक डॉक्टर बोला अरे वेरी गुड, बोले मेरा वाला था जो मेरी ओल्ड मशीन्स हैं उसमें उसको एक बार चेक करना पड़ेगा, लेकिन वो भी 85 कह रहा हूँ परसेंटेज है, लेकिन ये जर्मनी वाली मशीन जो है इसमें मैं आप देखते हैं ऐसा करके। तो मैं हल्का हल्का सुन रहा था, लेकिन मैंने कुछ रिएक्ट नहीं किया ना कुछ ऐसा, लेकिन मेरे दिमाग मतलब मेरे कानों में बात जा रही थी। तभी उन्होंने भी मेरे को देखा, तो मेरे से पूछा और तो आप सरदार जी क्या करते हैं, कहाँ जा रहे हैं, ऐसी फिर बातचीत हुई, नाम पूछा उन्होंने। तो मैंने बताया कि मैं अभी दिल्ली जा रहा हूँ, और उसके बाद में उन्होंने मुझे पूछा कि आप क्या करते हैं। तो मेरे पूछने से पहले मैंने उनसे पूछ लिया कि सर आप डॉक्टर हैं क्या। तो बोले हाँ। बोले किस में हैं। तो बोले कि मैं जो हूँ वो किडनी को देखता हूँ, किडनी लिवर का उसमें हूँ। तो तब उन्होंने मेरे को, बोला सर मैं एक चीज़, मेरी क्वेरी है आपसे कि 85 और 90% क्या था मशीन, मेरे चूँकि मेरे कान में गया है क्या था। बोले नहीं एक्चुअली क्या है, वो मशीन इतनी एडवांस है जिसमें हम पेशेंट की जान बचा पाते हैं, और 90% तक अब उसमें क्या है कि चांसेस ये है कि सेफ हो जाता है क्लाइंट, ऐसी मशीन्स कुछ आई हुई। तो मेरा वेरी गुड। फिर उन्होंने पूछा आप क्या करते हैं। तो मैं बोला सर जो इनका 15% और आपका 10% जो छूट जाता है ना, जो लोग चले जाते हैं, मैं उनके घर में ना, उनके घर वालों को फाइनेंशियली सुरक्षा देता हूँ। ऐसे लोगों को मैं बीमा देके कम से कम इमोशन लॉस तो जो होंगे वो तो पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन फाइनेंशियल लॉस के रूप में उनको एक भरपाई करता हूँ। तो मैं उस सेक्टर में काम करता हूँ। बहुत तो ये जैसे बहुत उन्होंने सुना कि 10-15, तो उनके चेहरे में स्माइल आ गई और उन्होंने मुझे अपने एक कार्ड दिया और बहुत अच्छा बोले कि आपकी बात बहुत अच्छी लगी। नहीं, मेरे को भी सुन के बहुत बहुत अच्छी लगी। बहुत बड़ी बात है कि आपने मतलब देखो, अर्निंग मेंबर तो नहीं रहा, बट जब अर्निंग मेंबर को किसी ने सही गाइड कर दिया कि आप लाइफ इंश्योरेंस ले लो क्योंकि लाइफ का नहीं पता, आज वो अर्निंग मेंबर नहीं है उस फैमिली में, बट वो एक डिसेंट अमाउंट जब फैमिली के लिए छोड़ जाता है ना, क्योंकि आज जैसे फॉर एग्जांपल आई एम 35 और मैं अर्न कर रहा हूँ अराउंड 1 CR हर साल का, बट मैं आज चला जाता हूँ तो मेरी फैमिली को तो अगले कुछ साल जीना ही है ना, वो थोड़ा उनको तो वो कैसे घर का खर्चा चलेगा, क्योंकि मैं 1 करोड़ कमाता था तो मेरी फैमिली अच्छा एंजॉय कर रही थी, बट जब मैं नहीं कमा रहा तब क्या होगा। यही सबसे, देखिए सबसे बड़ी जो विडंबना है ना, वो ये है कि अर्ली टू डाई लिव टू लॉन्ग, जल्दी चले गए तो डिपेंडेंट हैं, कैसे चलेगा। क्योंकि आप करोड़ में कमा रहे हो सब बढ़िया है, लेकिन आपकी ब्रेन के कारण वो करोड़ों रुपए घर में आ रहे हैं, लेकिन ये जिस दिन ये ब्रेन शटडाउन हुआ तो सब खत्म। तो इसीलिए वेल्थ क्रिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट वेल्थ का प्रोटेक्शन करना भी बहुत जरूरी है। वेरी इंपॉर्टेंट। और आपके कन्वर्जेशन में जब आप क्लाइंट की बात स्टोरी बता रहे थे, जो क्लाइंट आपको बोलते थे कि यार ये फिर आ गया, बट उन्होंने बाद में याद करा कि जसमीत जी आए तो आज मेरे पास इतना पैसा है, उससे एक और चीज़ मुझे समझ आई कि आई थिंक मैं लिसनर को भी बोलना चाहूँगा कि लाइफ में ना एक सारथी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपकी लाइफ में एक एडवाइज़र, एक सारथी होना, जैसे जसमीत जी उन क्लाइंट के लिए एक सारथी थे, उन्होंने उनको गाइड करा तभी तो उनके पास एक कॉर्पस बना ना। तो आपकी लाइफ में जसमीत जी जैसे सारथी होने चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, जसमीत जी हो या XYZ आपका कोई एडवाइजर हो, बट एडवाइस किसी के अच्छे एडवाइजर की एडवाइस लेना जरूरी है। तो जसमीत जी बहुत आपने लास्ट लाइन जो बताई लाइफ इंश्योरेंस वाली कि आप 10-15% जो रह जाता है, जो डॉक्टर्स की कन्वर्सेशन चल रही थी कि 80-85% तक हम बचा लेंगे, बट जो 10-15% नहीं बचते उनकी लाइफ को आप सिक्योर करते हो, उनकी फैमिली को सिक्योर देखिए सबकी सिक्योर करते हैं, लेकिन उनका क्या, आज भी साइंस ने इतनी तरक्की कर ली कि तब भी उसके बावजूद 90% ही लोग बच पा रहे हैं, 10% रह जा रहे हैं। तो 10% वो कोई भी हो सकता है, किसी को भी कोई भी डिजीज हो सकती है। तो उस केस में वो जो 10% है, कहीं ना कहीं वो मेरे पास क्लेम लेने आते हैं और मैं एक बड़ा अमाउंट उनको देता हूँ, उनके परिवार वालों को, नॉमिनी को, कहीं ना कहीं उनके घर में एक छोटी सी राहत के रूप में वो पैसे मिलते हैं। अमेजिंग। सो जसमीत जी, आप BFSI सेक्टर से हो, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस इंडस्ट्री काफ़ी बड़ा सेक्टर है और ग्रोइंग सेक्टर है इंडिया में, तो स्पेशली काफ़ी ज़्यादा इसकी ग्रोथ देखने को मिल रही है।
आपके हिसाब से अगले 5-10 साल या अगले मैं कहूँ 2 डेकेड्स की बात करता हूँ, क्योंकि हमारी इंडिया जो है वो $10 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ भी जा रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब $10 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जाएगी तो ये BFSI सेक्टर तो अच्छा करेगा ही करेगा। बट आपके क्या व्यूज़ है इस सेक्टर को लेके? मैं अगले 2 डेकेड की बात करता हूँ। BFSI मतलब विटामिन एम। ओके। ठीक है, यानी मनी का फ्लो होगा तो BFSI सेक्टर चलेगा। अब मनी का फ्लो क्यों होगा, इसके पीछे रीजन है, आज इंडिया में 70% यंग पॉपुलेशन है। यंग पॉपुलेशन का मीन्स 18 to 45 की एज के लोग 70% हैं। इट मीन्स ये लोग होटल भी जाएंगे, टूरिज्म भी बढ़ेगा, एजुकेशन भी होगी, बिल्कुल। हर सेक्टर को अगर हम देखें ओवरऑल, तो चूंकि ये हर सेक्टर में पैसे का फ्लो बनेगा, तो पैसे का फ्लो बनेगा तो पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी। इनफैक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स FDIs जो सरकार ने 2000 के आसपास उन्होंने 24% रखा था, मतलब FDI से 24% इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते थे। फिर उसको धीरे से उस विकल्प को 49 किया, अब ये विकल्प और खुलते जा रहा है। यानी विदेशों से पैसा इंडिया में सबसे ज़्यादा आ रहा है और आएगा, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन ये भी हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है और यंग पॉपुलेशन उससे भी बड़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ है। तो इसीलिए FDIs का भी रुझान इंडिया में सबसे ज़्यादा है, पैसों का निवेश बढ़ेगा और पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, क्योंकि इकोनॉमी भी बढ़ रही है। तो BFSI सेक्टर बूम करे। इसीलिए आप देखिए ना, नाउ डेज कितने स्मॉल पेमेंट बैंक्स आ चुके हैं, डिजिटल पेमेंट बैंक्स आ चुके हैं। इसके अलावा कई बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं। आप देखें तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज फिर आ रहा है, अदानी ऑलरेडी एंटर कर रहा है। तो इट मीन्स उन इतने बड़े ब्रांड्स उनको पूरे R&D करेंगे तभी तो वो आएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप खुद देख रहे हैं। राइट। कि इतने बड़े जो प्लेयर्स हैं वो पूरे R&D करके अभी एंटर करें, क्योंकि उनको नेक्स्ट कितने डिकेड का एक्सपोजर दिख रहा है। तो इससे कंज्यूमर के लिए भी अच्छा होगा, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी अच्छा होगा, साथ में जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेंगी, एक्सपेंशंस होंगे, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली। मतलब दिस सेक्टर जब मैंने 2004 में स्टार्ट किया और आज मैं अपने आप को देखता हूँ तो 15 टाइम्स ऑफ माई सैलरी बढ़ चुकी है, उससे ज़्यादा ही बढ़ गई है। तो अच्छे अच्छे सेक्टर में इतनी ग्रोथ नहीं आती है, और अब जो आएगी ग्रोथ ये और ज़्यादा आएगी। राइट। सो अगर मैं बात करूं BFSI सेक्टर, आपने बताया कि ज़बरदस्त ग्रोथ आने के चांसेस हैं और वो लग भी रहे हैं। उसके पीछे रीजंस भी हैं। इंडिया यूथ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जो एक इंडिया के पास। एंड अगर आज के दिन, अब जो हमारा चैनल है यहाँ पर यूथ मेरे वीडियोस देखता है ज़्यादातर, तो इस वीडियो को भी यूथ ज़्यादा देखने वाला है। वो यूथ देखने वाला है जो आने वाले सालों में कुछ बड़ा करने वाले हैं। अगर वो BFSI सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो वो स्टार्ट कैसे करें, वो कौन से फील्ड में जाएं और कैसे उनको जॉब मिले? और मैं एक और चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ, वो ये है कि अब मान लेते हैं कि एक पर्सन ने एक XYZ कोर्स भी कर लिया, उसको एक कंपनी ऑफर करती है, BFSI सेक्टर से एक कंपनी ऑफर करती है एक जॉब। अब वो जॉब देती है उसको सेल्स की। यूथ क्या कहेगा? मेरे को सेल्स नहीं करनी, क्योंकि यूथ डरता है सेल्स से। तो इससे कैसे ओवरकम करें? सेल्स वर्ड सुनते ही, क्योंकि मैं तो यूथ के साथ बहुत कनेक्टेड हूं, मैंने देखा है उनको सेल्स बोल दो ना, वो कहते सर हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, हमें ऑपरेशंस दे दो, हमें ये दे दो, हमें सेल्स नहीं करनी। ऐसा क्यों है? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये एक मिथ है। ये कहीं ना कहीं हमारे यूथ एक मिथ बना के रखे हैं कि सेल्स की जॉब नहीं करनी है, बैठने वाली जॉब करनी है। तो जो बैठने वाली जॉब है, जो बैक ऑफिस या ऑपरेशंस, दे आर ऑल्सो डूइंग सेल्स। उनको S2S रहता है, ठीक है, सर्विस टू सेल्स, सर्विस देते हैं और वो सेल्स करते हैं, काउंटर सेल्स, एंड दे गेट नथिंग। 12 आवर्स उनको बैठना ही रहता है, कहीं बाहर भी नहीं जाते हैं और उनको कुछ एक्स्ट्रा पर्क्स भी नहीं मिलते हैं। लेकिन जो सेल्स की जॉब होती है, इसमें आपके पास में फ्रीडम होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आप बाहर में लोगों से मिल सकते हैं, आप लोगों से अप्रोच कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंगली HNI लोगों से आप डिस्कशंस कर सकते हैं। हर सेगमेंट के लोगों तक आपका अप्रोच सिस्टम रहेगा। बाकी रही बात सेल्स की, इसमें डरने वाली बात यह है कि लोग कैसे कन्विंस होंगे, तो ये कहीं ना कहीं फियर फैक्टर है। लेकिन इंडियंस के अंदर पता नहीं है क्यों फियर फैक्टर है। हमारे टाइम में हम अपने पापा से साइकिल मांगते थे तो एक ही बार में तो पापा साइकिल नहीं दे दिए थे। हमने सेकंड टाइम बोला, थर्ड टाइम बोला पापा पापा पापा, फिर साइकिल भी ली।
मुझे याद है कि जब मैं क्लास 11th में था तो मैंने अपने पापा को बोला मुझे बाइक चाहिए। उस समय स्प्लेंडर आती थी। तो मैंने पापा को बोला कि पापा मुझे बाइक चाहिए। बोले ठीक है बेटा, 11th में अच्छे नंबर लाओगे तो तुमको मैं दिलवा दूंगा। मेरे आए 80%। ओके। पापा ने कुछ बोला ही नहीं। मैं वेट कर रहा हूँ कि पापा बोलेंगे बोलेंगे। मैं भी थोड़ा सा अब 11th में पहुँच गया था, थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट आ गई थी मेरे अंदर। तो मैंने बोला नहीं। मैंने देखा पापा कब नहीं बोलते हैं, नहीं बोले। मैं बोला ठीक है चलो। फिर 12th आ गया। अब मैं 12th में बिजी हो गया। फिर मैंने बोर्ड एग्जाम में बोला पापा 11th में नहीं दिलवाए थे। बोले ठीक है बेटा, 12th में ना मैं तुमको दिलवा दूंगा। मैं 12th में ले आया। 12th में मेरे 79% आए। और अब मैं इस बार तो उम्मीद थी अब तो मेरे पापा मुझे दिलवाएंगे। फिर कुछ नहीं बोल रहे हैं भाई। रिजल्ट आ गया, कॉलेज में एडमिशन हो गया मेरा। अब जब कॉलेज जाना था मुझे, फर्स्ट डे मुझे याद है। अब जब मैं जा रहा हूँ, मैं बहुत गुस्से में अंदर ही अंदर, बहुत ही अंदर अंदर, एक बार भी बोला नहीं, एक बार ही बोला नहीं। अब जो मेरा घर था और कॉलेज का डिस्टेंस था वो नियर अबाउट 4 किलोमीटर था। ओके। और मैं कॉलेज की यूनिफॉर्म पहन के पैदल चल दिया गुस्से में। मेरे पास उस समय बजाज का भी स्कूटर होती थी, उनकी स्कूटर थी जो मैं चला रहा था, लेकिन मुझे चाहिए थी स्प्लेंडर। अब मैं पैदल चल गया, स्कूटर छोड़ दिया। वो दिन में जब घर में खाना खाने आए तो जब उनको पता लगा, फिर एक दो लोगों ने मुझे देखा होगा तो उनको बोले आपका बेटा वो पैदल जा रहा था। अब उनको समझ में आ गया कि ये है। मम्मी को मैं अपनी बात कह देता था। मैंने फ्रस्ट्रेशन में कह दिया, देखो एक बार ही पूछा नहीं। उसके बाद मैं शाम को आया हूँ कॉलेज से, तो मम्मी बोलती है कि बेटा पापा को कहीं काम से जाना था और शॉप में कोई नहीं है, जाके एक बार बैठ जाओ संभाल लो। मेरा और पारा चढ़ गया कि बताओ मैं सवेरे से पैदल आया हूँ, पैदल गया हूँ, इनको कुछ है ही नहीं और अब दुकान में ही बैठना है जाके। मैं गया, अब गया हूँ वहाँ पे बैठा हूँ चुपचाप, एकदम मायूस सा देखा, स्प्लेंडर आ रही है नीली और लाल पट्टी वाली, जो मेरी खुशी। तो ये जो सेल्स है, साइकिल की सेल्स, तो हम अप्रोचिंग करते रहते हैं। यानी यहाँ से मैं 2 साल तक कोशिश कर रहा था। जब नहीं हुआ तो मैं एकदम एग्रेसिव हो गया, छोड़ दिया कि सेल्स मतलब चाहिए अब तो। लेकिन उसको मैं कैसे बताऊं, तो मेरा तरीका थोड़ा अलग था, लेकिन मेरा सेल्स कन्वर्जन तो हो गया ना। तो वैसे आज भी हमारे यूथ करते हैं, बच्चे आज भी अपनी जिद मनवा लेते हैं, अपनी चीज़ों को कर लेते हैं। तो सेल्स तो हम सबके अंदर में है, लेकिन यहाँ पे ये देखना है कि नीड। आप जो भी प्रोडक्ट पे हो, किसी भी हो, आप कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में हो, कमोडिटीज़ में हो, इंश्योरेंस में हो, बैंकिंग में हो, कोई भी हो, लेकिन जब तक आप उसकी परफेक्ट नीड एनालिसिस खुद नहीं करेंगे और सामने वाले को उसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझाएंगे, तो कभी भी आपकी सेल्स क्लोज नहीं हो सकती। सेकंड, जब भी आप किसी को समझाते हैं तो अपने आप को उस चेयर में जरूर रखें कि क्या आप लेंगे, आप क्यों लेंगे और आप क्यों नहीं लेंगे। अगर इसका आंसर आपने फाइंड कर लिया तो सेल्स चुटकी में। और इससे अच्छी बेस्ट अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर, आज मैं 18 देश घूम चुका हूँ थैंक्स टू BFSI, बिकॉज ऑफ सेल्स। कम से कम 600 फ्लाइट चढ़ चुका हूँ बिकॉज ऑफ सेल्स। इतना मान सम्मान, रिकग्निशन। एक साधु भी जो होता है, जो बोलते हैं ना कि मोह माया त्याग दिया, बोलता है, लेकिन माला पहनने के लिए हमेशा सर झुकता है हर सम्मेलन में। तो रिकग्निशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो पैसा जो भी है, लेकिन रिकग्निशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो मुझे यहाँ पे मिला वो भी यहाँ नहीं, इंडिया में तो मिला, 18 दूसरे देशों में जाके मिला। बिल्कुल। तो अब एक यूथ को अगर BFSI सेक्टर ज्वाइन करना है, फॉर एग्जांपल उन्होंने अपनी 12th क्लास करी, उसके बाद कॉलेज में हो सकता है BCom ऑनर्स कर लिया, BCom पास कर लिया, या कोई और BBA कर लिया, उसके बाद किस फील्ड में जाए जिससे BFSI सेक्टर में उनको अच्छी जॉब मिले? देखिए कई इंस्टीट्यूशन हैं जो अगर वहाँ पे जाएंगे तो उनको स्टार्टिंग में ही बहुत अच्छा पुश मिल जाएगा। लाइक IFBI, इंडियन फाइनेंशियल बैंकिंग इंस्टीट्यूट, वहाँ पे आप जा सकते हैं। 4 मंथ 6 मंथ्स का कोर्स कराते हैं और डायरेक्ट असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे आपको मिल सकता है। स्टार्टिंग जो BSO सेल्स ऑफिसर वाली डेजिग्नेशन से आप सीधा एक जंप कर सकते हैं वहाँ पे। तो ऐसी कई इंस्टीट्यूशंस और भी हैं जहाँ पे आपको ईजिली, आप मतलब बहुत शॉर्ट स्टडीज़ करनी पड़ती है, 6 मंथ 1 ईयर की स्टडीज़ की आपने। ये आफ्टर कॉलेज भी कर सकते हैं या कॉलेज के साथ साथ भी आप कह रहे हो कर सकते हैं? नहीं, कॉलेज के बाद में। अच्छा, मतलब जस्ट आपने ग्रेजुएशन की, उसके बाद में 4 to 6 मंथ्स के कोर्सेज रहते हैं। उस अकॉर्डिंगली आपको लेवल मिलता है वहाँ पे। स्पेशली BFSI के लोग आते हैं वहाँ पे, कैंपस सिलेक्शन होता है और बहुत ही ईजिली उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। क्योंकि यहाँ पे उनको जो कंपनीज को
जो ट्रेनिंग करवा के लाना पड़ता रिसोर्स, वो रिसोर्स IFTI या दूसरी इंस्टीट्यूशन जो ऐसी कई इंस्टीट्यूशन है वो करवा देती हैं। तो यहाँ पे इजीली कैंपस आता है और अपॉर्चुनिटीज अच्छे CTC अच्छी सैलरी से मिलती हैं। ओके, सो आपने बहुत अच्छा गाइड करा कि आफ्टर कॉलेज ये सारे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पर बच्चे पढ़ सकते हैं। IFBI इज वन ऑफ देम, और बहुत Okay. सी इंस्टीट्यूशन है। आप गूगल का जमाना है, आप तो सर्च करके भी बच्चे देख सकते हैं। राइट, तो यहाँ पर पढ़ाई करके शॉर्ट टर्म कोर्सेज करके एक अच्छी लाइन उनको मिल सकती है, और खाली कॉलेज के उसमें ना रहे, डिग्री के साथ स्किल्स भी इम्पोर्टेंट है। डेफिनेटली। राइट। सो एक और बैंकिंग का ना मिथ है, बैंकिंग कह लूँ या इंश्योरेंस इंडस्ट्री कह लूँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मिस सेलिंग। और वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि कोई मतलब ज़्यादातर यूथ भी कह देंगे सर हम इस इंडस्ट्री में नहीं जा रहे, यहाँ पर मिस सेलिंग बहुत होती है, और मिस सेलिंग करवाई जाती है। और वो ऐसे नहीं करवाते, जो सीनियर्स होते हैं वो इतना प्रेशर कर देते हैं, ऊपर से बोलेंगे कि कोई मिस सेलिंग नहीं करेंगे, हम क्लाइंट स्पेसिफिक है, बट वो इतना प्रेशर कर देते हैं कि आप खुद मजबूर हो जाते हो मिस सेलिंग के। तो इस चीज़ को यूथ या आप इस चीज़ को कैसे देखते हो? क्या आपके ऊपर भी ऐसी प्रॉब्लम्स आई थी कि नहीं भाई काम लाके दो, कंपनीज बोलती होंगी कि सर काम लाके दो, तो आपके ऊपर ऐसा प्रेशर आया तो आपने उसको कैसे हैंडल करा? देखिए इसमें क्या है ना, जो इंटरनल चीज़ अगर मैं बताऊँ आपको, तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में जो भी रिसोर्स रहते हैं, इसमें जो भी रिसोर्स अपने सही वक्त पे सही काम अगर नहीं करता है तो उसको प्रेशर आता है। ये गलत है कि अनड्यू बहुत ज़्यादा टारगेट्स होते हैं या बहुत ज़्यादा हाई टास्क दे दिए जाते हैं, ये तो कतई नहीं है, ऐसा कभी नहीं होता। बहुत ही एक जेन्युइन टारगेट्स होते हैं, वैल्यू प्रिपोजिशंस होता है कि अगर किसी को हम जो सैलरी दे रहे हैं उस अकॉर्डिंगली उसके एक टास्क रहते हैं। अब जिसकी सैलरी कम है तो उसके टास्क छोटे होंगे, बिल्कुल। वो अभी प्रेप 1 में है, फिर नर्सरी में है, तो जैसे जैसे उसका एलिवेशन होता है, तो चूंकि उसका एलिवेशन होता है तो उसकी स्किल डेवलप भी होती है, उस अकॉर्डिंगली सैलरी बढ़ जाती है। जैसे आज मेरी सैलरी है ठीक ठाक है, मुझे उस अकॉर्डिंगली मेरे ऊपर में टास्क रहते हैं मेरे। तो अल्टीमेटली यहाँ पे जिसने ये चेन को गड़बड़ाए, काम के समय में दूसरी चीजें करना, ये हमेशा से खराब रहता है। तो वहां से प्रेशर आता है। अब प्रेशर में आके वो मिस सेलिंग करते हैं। आज भी इंडिया में ये मिस सेलिंग होती कैसे है अगर हम बात करें, तो इसमें सबसे बड़ा गुनाहगार कौन है? मिस सेलिंग तो ऐसे तो नहीं हो जाएगी, गुनाहगार कौन है? हो सकता है मैं तो कंपनीज को बोलूंगा जिनके ऊपर प्रेशर है। चलो कंपनी ने मिस सेलिंग कर दी, तो कंपनी बोला ठीक है भेज दो। हाँ, एक गुनाहगार है जो मुझे आपने समझ आ रहा है, वो है उसको परचेज करने वाला, बस, क्योंकि उसको नॉलेज नहीं कि वो क्या परचेज कर रहा है। तो यहाँ पे बायर अवेयर ही नहीं है, ओके। और वो अवेयर ही नहीं होना चाहता है। ताज्जुब की बात यह है, मैं कभी कभी बहुत मैं बोला ना निमाड़ा हूँ, तो मैं कभी कभी सब्जी लेने भी खुद चले जाता हूँ, साइकिलिंग करते हुए घर की सब्जी लेना क्या हो रहा है जानने के लिए। तो मैं देखता हूँ वहाँ पे लोग वो सब्जी वाले से लड़ाई कर रहे होते हैं, 30 रुपए के टमाटर के भाव में बोलते हैं 20 कर दो, धनिया का बोले भैया एक गुच्छा और डाल दो, धनिया का बोलते हैं फ्री में दे दो, फ्री में दे दो। लेकिन जब फाइनेंस की और जब उनकी इन्वेस्टमेंट या उनके कुछ लोन से संबंधित बात होती है, कुछ पूछते नहीं, जहाँ पे लाखों रुपए की बात होती है, जहाँ पैसा इन्वॉल्व है वहाँ बात ही नहीं करते। वहाँ बात ही नहीं करे। आप 10 रुपए 20 रुपए के लिए आप इतना लड़ रहे हो, वो बेचारा गरीब आदमी उसको वो दे देता है बल्कि। लेकिन आप अपने फाइनेंस के बारे में जानते नहीं हो। आपको इंश्योरेंस के बॉन्ड आते हैं, उसमें साफ साफ लिखा रहता है फ्री लुक पीरियड है। मैंने कई लोगों को देखा है कि वो प्लास्टिक सहित पूरा पैक अलमारी में चला जाता है, और 2 साल बाद समझ में आता है कि मिस सेलिंग हो गया। फोन में मिस सेलिंग कर लेते हैं। फोन में लोग बोलते हैं RBI से बोल रहा हूँ, IRDA से बोल रहा हूँ, सेबी से बोल रहा हूँ, उनको समझ में आ जाती बात। और मैंने ऐसे कई बड़े लेवल के, मैनेजरियल लेवल के, GM लेवल के, बड़ी बड़ी कंपनीज के हायरार्की के लोगों को मैंने देखा कि वहाँ पे वो फोन में ही लाखों रुपए ट्रांसफर कर दिए। आप आए दिन देखिए 80 लाख 70 लाख 60 लाख ऐसे कोई निवेश कर देता है, और वही व्यक्ति वाहन में धनिया के लिए, गुच्छे के लिए लड़ाई कर रहा था। 20 रुपए तो ये एक सबसे बड़ा गुनाहगार मिस सेलिंग में सबसे पहले कंज्यूमर है। डिस्ट्रीब्यूटर तो है ही है, वो तो कभी चेहरा दिखाई नहीं पाएगा। उसने तो एक बार जो कर दिया वो कर दिया। देखो, जिसने गलत करना है वो तो करेगा आके, बट अब वो मेरे साथ गलत हो रहा है, मुझे जानना है। अगर ये मेरे साथ गलत हो रहा है, मुझे बचना है। उसके लिए आपको अवेयर होना पड़ेगा उसके लिए। और यही जो 80,000 जो क्लाइंट्स आज मेरे पास में हैं, बिकॉज ऑफ दिस ट्रांसपेरेंसी। मैंने आपको शुरू में बोला ना,
ट्रांसपेरेंसी, वट एवर द चार्जेस, जो भी चार्जेस लग रहे हैं, अरे भाई लोन लोगे तो चार्जेस देंगे ना यार। आप अगर एलईडी लेके आ रहे हो तो ऊपर में जो प्लास्टिक्स लगी है, कार्टून लगा के, उसका चार्ज नहीं लगेगा? बिल्कुल है, उसका आप पेमेंट करते हो, राइट, हर चीज की पेमेंट इन्वॉल्व है। कोई भी बिजनेसमैन हो, आपको ये बोलता है आइए आइए भाभी जी, आइए चाचा, मैं आपको चाय पिलाता हूँ, तो वो भी कहीं ना कहीं उसकी कॉस्ट है। वो पर डे कितनी कोल्ड ड्रिंक्स आ रही हैं, कितने जूस आ रहे हैं, उसकी पूरी कॉस्ट है। वो पूरी कॉस्ट निकाल के वो किस में जुड़ी हुई रहती है? वो कहाँ से आता है? वो कंज्यूमर ही देता है ना। तो एक पैनी भी फ्री नहीं होती है। तो आप ये समझिए कि लोग मिस सेलिंग कैसे होती है, इतना बोनस आ जाएगा, इतना डिस्काउंट हो जाएगा। सर वो आपने जो पुराना वाला किया था ना पॉलिसी, उसमें ना आपके एजेंट इतना मिला, अगर आप अभी वाला पैसा निकाल दे दोगे ना हमको, तो वो पुराने वाले पॉलिसी का 1 लाख आपके पास आ जाएगा। ऐसे ऐसे केसेस आ रहे हैं, और अच्छे अच्छे लिटरेट लोग, पढ़े लिखे लोग ऐसी गलती कर रहे हैं। तो मैं तो दोषी ना डिस्ट्रीब्यूटर और कंपनी को मानता नहीं हूँ। इसमें सबसे बड़ा प्रलोभन, लालच, जो ग्रीडीनेस के चक्कर में लोग ये गलती कर जाते हैं। तो कोई भी बोनस, कोई कमीशन, सर अभी करा लो तो इतना हो जाएगा, अभी करेंगे तो अभी ये फलाना कॉन्टेस्ट चल रहा है, इसमें आपको आज मोबाइल मिल जाएगा। अरे भाई तुम मोबाइल का क्या करोगे? तुम्हारे पास है, तुम और अच्छा ले लेना, लेकिन तुम इसी में से तुम्हें मोबाइल चाहिए, इसी में से बाइक चाहिए। तो ये मैं ऑडियंस को कहना चाहूँगा कि इस प्रलोभन में, इस ट्रैप में भूल के मत फंसे। ये जो ग्रीड जहाँ पे आती है, वो जो गाना है ना, वो हेरा फेरी का, गोलमाल है जो सब गोलमाल है, जब भी कोई आपके पास ऐसा आए तो ये आप ध्यान रखिएगा कि कुछ लफड़ा है। तो तुरंत कोई भी इंस्टेंट डिसीजन मत लीजिएगा। और जिस तरह कोई डॉक्टर के पास हम जाते हैं, कोई बीमारी डायग्नोसिस होती है, तो हम कहीं ना कहीं सेकेंड ओपिनियन दूसरे डॉक्टर से लेते हैं। तो फाइनेंशियल डॉक्टर भी सेकेंड ओपिनियन लीजिए, एक फाइनेंशियल डॉक्टर भी लीजिए। और जसमीत छाबड़ा फाइनेंस यही सर्विस देते हैं। हम कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करते, बट वी विल गाइड यू। सो एक चीज मैंने देखी है, लोग ना एडवाइजर्स के पास जाने से भी पता नहीं क्यों कतराते हैं। मतलब मैंने देखा है लोगों को, क्या करेंगे, अपने फ्रेंड से एडवाइस ले लेंगे, रिलेटिव से ले लेंगे। अब एक फ्रेंड ने कह दिया कि जी मेरे को 30% का रिटर्न मिला है, आप भी इसी फंड में लगा दो, और जो कंज्यूमर है वो क्या करेगा, वो भी उसी में लगा देगा। एडवाइजर से तो बात करते ही नहीं, और बाद में देखा कि दोस्त को तो 30% आ रहा है, पर इसको आ रहा है या तो 5% या 10%। तो लोग एडवाइजर से कतराते क्यों है? बट और यहाँ एडवाइजर का रोल क्या? अगर बाई चांस एडवाइजर होता तो कैसे हेल्प करता उसके? देखिए क्या है, सबसे मेन चीज़, आज कई प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं, सर्विस प्लेटफॉर्म्स हैं जो ऐप के थ्रू आपको सर्विस देते हैं। ठीक है, लोग ऐप के थ्रू देखते हैं और उसमें से बाय कर लेते हैं। अभी मीनवाइल उनको जब कोई रिलेटिव या कोई फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा मिलता है, यार मैंने वो फलाने ऐप से इन्वेस्ट किया था, वो बहुत अच्छे रिटर्न आए हैं, उसमें कर ले। यही एक प्रॉब्लम है। पहले के समय में जो बोला जाता था ना, बुजुर्ग कहते थे भेड़ चाल, ये भेड़ चाल ही है। लेकिन हम स्मार्ट बाकी सब चीज़ों में हो रहे हैं, लेकिन इस भेड़ चाल से फाइनेंशियल सेक्टर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अगर ये भेड़ चाल फाइनेंशियल सेक्टर में रखेंगे तो यहाँ पे लॉस होना ही है। अब भाई 30% उसको तब मिला जब मार्केट का सिनेरियो क्या था। आज मार्केट का सिनेरियो क्या है, या कल क्या होगा? तो मार्केट के इस फ्लक्चुएशंस में क्या गोल्स हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, आपका टेन्योर क्या है, और आप इक्विटी एक्सपोजर में जा रहे हो, इंडेक्स फंड में जा रहे हो, निफ्टी फंड में जा रहे हो, मिड कैप में जा रहे हो, लार्ज कैप में जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, उसके पीछे क्या रीज़न, उसका पी क्या है। ये जो एक सरल सी छोटी सी चीज़ें हैं, ये नहीं जानना है। सिर्फ ग्रीडीनेस, मैंने कहा ना, ये जो मिस सेलिंग जो होती है, बोनस ले लो, ये ले लो, ये भी इसीलिए होती है। और ये जो 30% रिटर्न आ गए, मैंने एक फंड किया था फलाना, उसके ना 45% रिटर्न, क्या बात कर रहा है, 45% आए थे, ले भाई उसने बाद में पता चला वो माइनस में बैठा हुआ। तो अल्टीमेटली यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर को तो सबसे पहले ये रहता है कि डिस्ट्रीब्यूटर का कनेक्शन पहली बात तो रहना चाहिए, और डिस्ट्रीब्यूटर की सर्विसेज रेगुलर जब मुलाकात होगी और ये गाइडेंस देंगे, तब जाके वो जो कनेक्शन एक डिस्ट्रीब्यूटर और कंज्यूमर में आएगा। और मैं कंज्यूमर से तो यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आज भी देखिए अभी कुछ ऐसी कई न्यूज़ आई हैं कि IRDA ने बड़े एक प्लेयर के ऊपर में कितना बड़ा जुर्माना लगाया, बिकॉज किसी चीज़ को प्रमोट कर देना। तो यहाँ पे ऐसा नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर आपके सामने रहता है, आपको गाइड करता है, आप कल को उनके पास जा सकते हैं। अभी आप कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म में जाएंगे तो कहाँ आप उनको बोल पाएंगे, बताइए। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, आज के दिन आप क्या कर रहे हो और आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? आप कैसे यूथ को कैसे फाइनेंशियली लिटरेट कर रहे हो? क्या आप थोड़ा सा मुझे इसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो? और आपके फ्यूचर प्लान्स के बारे में मैं जरूर जानना चाहूँगा। देखिए मेरे फ्यूचर प्लानिंग्स ना थोड़े, मेरा थॉट प्रोसेस ना बहुत अलग है। लाइफ में जब मैं इस इंडस्ट्री में आया, जब करियर अपॉर्चुनिटी थी, जैसे यूथ जितने हैं उनके सबके रहेंगी,
अर्निंग अर्निंग अर्निंग, विटामिन है, पैसा अर्न करना है, बिजनेस करना है, ये मेरे अंदर भी था। इसीलिए मैंने जॉब को एज अ बिजनेस देखा और मैं कहीं ना कहीं उसमें सक्सेसफुल होता गया। नो डाउट एक जो मॉनेटरी टर्म्स में भी सेटिस्फेक्शन आया, मुझे उस चीज़ के बेनिफिट्स मिले। लेकिन अब इस फेज ऑफ एज में जो मुझे ऐसा लगता है, एज फेज में मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ ऐसा करूं जो लाइफ लॉन्ग रह जाए। ओके। तो मैंने 2 साल पहले अपना एक प्लेटफॉर्म चालू किया, जस्मी छाबड़ा फाइनेंस, ठीक है, जिसमें मैं सिर्फ गाइडेंस इस चीज़ के लिए देता हूँ, करेक्टिव मेजर्स इन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो एंड सेविंग्स। कहीं मिस सेलिंग हुआ हो इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, इन टर्म्स ऑफ सेविंग्स, SIP, म्यूचुअल फंड्स, लाइफ इंश्योरेंस, इन लोन्स, कई चार्जेस हो जाते हैं, पता नहीं लगता है, स्टेटमेंट कैसे निकालते हैं देखते नहीं हैं, कैसे कैसे आप उस चीज़ को बेनिफिट ले सकते हैं। तो वो माध्यम से मैं लोगों को गाइड कर रहा हूँ। इसके अलावा कुछ अच्छे बेस्ट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के बारे से ही बताता हूँ, और साथ साथ कैसे हम एक BFSI में करियर बना सकते हैं, कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी हो सकती है, तो ये गाइडेंस उसमें किस देता हूँ। प्लेटफॉर्म पे देते हो? जस्मी छाबड़ा फाइनेंस करके जो मेरा चैनल है, यूट्यूब में भी है, इंस्टा में भी है, और इसके थ्रू मैं इस चीज़ की जानकारी देता हूँ। और मेरा ये मानना है कि पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। तो ये डेफिनेशन ठीक है, मेरे लिए पैसा बहुत कुछ आज भी है लेकिन सब कुछ नहीं है। तो अपनी इस जर्नी में 10 साल 15 साल बाद अर्निंग तो हम कर ही रहे हैं, करते रहेंगे, कमाई लेंगे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ दे जाए जिससे पूरे लोग, ये जो मिस सेलिंग, ये सब जो वर्ड्स आ रहे हैं ना, कि लोगों को इतना नुकसान हो गया, एक बुजुर्ग ने सुसाइड कर लिया, एक बाप जो था वो बेटी के लिए शादी के लिए पैसा जोड़ा हुआ था, वो पैसा उसने गलत कंपनी डाल दिया, ये ना हो। मेरी तमन्ना ये है कि आने वाले 7-8 साल 10 साल में जस्मी छाबड़ा फाइनेंस ये चीज़ पहुंचा दे जिससे ये वर्ड ही गायब हो जाए। Amazing, बहुत बढ़िया। और हम भी आपको विश करना चाहेंगे, जिस मिशन पे आप चल रहे हो, आप बहुत बहुत सक्सेस हो उस मिशन पे, एंड बहुत अच्छा आपने इनिशिएटिव लिया इसका। थैंक यू। सो जसमीत जी, अब कुछ टाइम पहले बजट जब आया तो फाइनेंस मिनिस्टर जो है हमारे निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने अनाउंस करा कि यूथ के लिए सबके लिए 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं होगा। आपके अकॉर्डिंग क्या ये अच्छी बात है, और इसके प्लस या माइनस आपके हिसाब से क्या है? देखिए, प्लस में तो ये एक अच्छी है कि जिनकी इनकम 12 लाख से कम है उनको कोई टैक्स नहीं देना है। राइट। जहाँ पे पहले टैक्स लग रहा था उनको, और 12 लाख में पहले अगर हम कंपैरिजन करें तो 1 लाख तक टैक्स लग जाता था, तो ये 1 लाख बच गया, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट को तो ये रेवेन्यू आना बंद हो गया। तो कहीं ना कहीं एक तबके तक के लिए है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज हमारे देश में यंग पॉपुलेशन के साथ साथ 1845 की जो एज है, जो 25 to 45 के जो अर्नर्स हैं, उनकी अर्निंग 12 लाख या 15 लाख बहुत ही कॉमन है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो टैक्स के दायरे में आते ही होंगे। ओके। अब पुराने अगर मैं टैक्स की अगर उसमें रूल देखूं तो उसमें कहीं ना कहीं ATC की छूट मिलती थी कि 1.5 लाख तक आप सेव कर लो, इंश्योरेंस में, FDs में, ELSS फंड्स ले लो, तो लोग करते थे अपना टैक्स बचाने के लिए, जो कि अब शायद ना करें, ठीक है। दूसरा, मेडिकल प्लान लेते थे अपना ATD के बेनिफिट के लिए, होम लोन लेते थे, अपनी प्रॉपर्टी बाय कर लेते थे, और इंटरेस्ट इनकम वो भी कहीं ना कहीं उसमें टैक्स के एग्जम्पशंस मिल जाते थे। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट क्यों ऐसा प्रमोट कर रही थी उसमें, जो आज भी है। अब उसमें कहीं ना कहीं व्यक्ति सेविंग भी कर ले रहा था, अपना मेडिकल भी ले रहा था, अपना एक घरौंदा भी बना ले रहा था, घर भी बन जा रहा था, और उसका इंटरेस्ट भी कहीं ना कहीं उसको एग्जम्पशन में उसके बेनिफिट मिल जा रहे थे, जो कि अब नहीं मिलेंगे। अब इसमें एक और मुझे लगता है एक बहुत बड़ा लूप होल है इसमें, कि 12 लाख पे 0% टैक्स लगा कर दिया, लेकिन बैंक FD जो कि 2013 में, उसके इंटरेस्ट को सरकार ने TDS लगाना चालू कर दिया। हाँ जी। यानी जो उसकी इंटरेस्ट अब इनकम, इंटरेस्ट जो भी उसका होता है उस पे वो TDS एज अ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस पे चला जाता है। तो वो इनकम कहाँ जुड़ जाएगी? आपकी इनकम में। अब किसी ने RD करी, उस पर भी लगा दिया 2016 में TDS, 2018 में म्यूचुअल फंड्स में भी लगा दिया, LTCG, कैपिटल गेन टैक्सेस लगा दिया, PPF, EPF, GPF में भी एक बकेट बना दिया। और आजकल अब देखेंगे तो स्टेटमेंट 2 तरीके से निकलती है उसमें, 2021 ऑनवर्ड्स। तो ऐसे समय पे जो टैक्स लग रहा है, तो वो कहाँ, उस किधर आ रहा है? वो उसी पेन में आ रहा है। अब किसी बंदे की इनकम मान लीजिए 11 लाख रुपए,
उसको 0% टैक्स है, लेकिन उसका उस साल में इन्हीं सब रिसोर्सेज से, ये सारे टूल्स से 2 लाख रुपए अगर आ गया खाते में तो क्या होगा? 12 लाख के ऊपर आ गया इनकम। तो पूरा बकेट में फिर से टैक्स लग गया। तो इससे कैसे बचा जाए? इससे बचने के लिए ना देखिए, खासकर मैं बोलूँगा ना HUF, अभी मैं हाल में ही एज ए नेशनल स्पीकर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया दिल्ली में आया था। और वहाँ मेरा टॉपिक था पर्सनल फाइनेंस को लेके, और वहाँ पे ऑडियंस जो बैठी थी वो सब सीनियर डिग्निटीज थे, अच्छे घर के, अच्छे लेवल के, सैलरीड क्लास, बिजनेस क्लास, बिजनेस टाइकून सब थे वहाँ पे। लेकिन मैंने कुछ क्वेश्चंस किए ना, उनको भी नहीं पता। तो मैंने पूछा कि आप लोग को HUF के बारे से पता है? तो बोले HUF, हाँ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, किसी ने बोला, 1-2 लोगों, वो बहुत ही कम लोगों ने, मतलब 1% का भी रेशियो नहीं आया। इट मीन्स 99% ब्लैंक। मतलब बहुत ही विरले लोग इस चीज को जानते थे। और HUF ये एक ऐसा रामबाण है जहां पे आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को बहुत इजीली शिफ्ट आउट कर सकते हो। थोड़ा आप इसको एलैबोरेट करोगे कैसे? और ये HUF क्या सिर्फ नाम से लगता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तो क्या सिर्फ ये हिंदूज के लिए है? एक्चुअली HUF में हिंदू आते हैं, बुद्धिस्ट आते हैं, जैन आते हैं और सिख आते हैं। हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख इसका एडवांटेज ले सकते हैं। इसमें एक अलग से पैन कार्ड अप्लाई करना पड़ता है। जैसे मैं हूँ जसमीत सिंह, एक मेरा सिंपल पैन है जहाँ पे मेरी एक सैलरी इनकम आती है, जो ऑलरेडी एक अच्छे टैक्स स्लैब में है। अब मैं इसमें अगर कुछ भी सेविंग करूँगा तो कहीं ना कहीं मुझे वो टैक्स और इसमें जुड़ जाएगा। तो मैंने क्या किया, जसमीत सिंह HUF के नाम से पैन अप्लाई किया। पैन आ गया। पैन जब आया, मैंने बैंक अकाउंट ओपन किया, और उस बैंक अकाउंट में मेरी कुछ रेंटल इनकम थी, मेरी प्रॉपर्टी से मुझे कुछ रेंटल इनकम आ रही थी, जो पहले मैं अपने अकाउंट में ले रहा था, अब मैंने HUF में लेना चालू कर दिया। तो HUF में वो पैसा शिफ्ट आउट हो गया। मैंने उसमें 2 पेज का एक स्टैम्प ड्यूटीज लगती है, एफिडेविट मैंने बेनिफिशरीज दिखाना पड़ता है, तो बेनिफिशरीज दिखा के मैंने रेंटल इनकम वहाँ लेना चालू कर दिया। प्लस मेरी जो भी सेविंग और इन्वेस्टमेंट जो करता था वो मैं HUF अकाउंट से करने लगा। तो उसकी जो इंटरेस्ट इनकम या कैपिटल गेन जो भी है वो कहाँ रिफ्लेक्ट होने लगा? HUF पे। तो HUF एक सेपरेट एंटिटी है, जिसमें जो घर का जो मुखिया होता है वो करता होता है और फैमिली मेंबर को पर्सन होते हैं। तो यहाँ पे एक सेपरेट एंटिटी में आज मैं अलग से ITR, अभी मैंने हाल ही में मैंने किया है, तो अलग से मैंने HUF का ITR भी फाइल किया। तो सैलरी इनकम मेरी प्योर बच गई, उसमें वो जो एक्स्ट्रा इनकम जुड़ जाती तो मुझे 24 to 30% तक टैक्स देना पड़ जाता। तो आज सोचिए, अभी मेरी रिमेनिंग नेक्स्ट जब तक मैं अर्निंग करूँगा तो इस HUF में मैं अपनी एटलीस्ट 2.5 से 3 लाख रुपए साल की इनकम तो बचा सकता हूँ। और यही अगर मैंने उसको कहीं अच्छी जगह कैपिटल एप्रिसिएशन वाले प्रोडक्ट्स में डाल दिए जहाँ पे मेरी वेल्थ अच्छी बढ़े, तो सोचिए कि वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग से कितना हो जाएगा। और HUF अपना डीमैट भी खोल सकता है। या सब दे कैन डू ऑल शेयर ट्रेडिंग फ्रॉम HUF, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट्स, फैमिली मेंबर एक और बढ़ गया। आप इंटरेस्ट, आप एक सेपरेट एंटिटी ले सकते हो। लेकिन लोग जान नहीं रहे, जितने भी ऑडियंस में कह रहा हूँ, जितने भी हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट और जैन है, प्लीज अगर आपकी इनकम है तो और एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम आप सेपरेट एंटिटी के रूप में, HUF आपके लिए एक रामबाण होगा। सो ये HUF की जानकारी के लिए कैसे, मतलब किसको रीच आउट करें? आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मेरे साथ, मेरी टीम में। आप मुझे इनबॉक्स भी कर सकते हैं, पूरी डिटेल्स मैं आपको इसमें दे दूंगा, आप उसमें करिए। और बहुत इजी है, और आप अपने लोकल टाउनशिप में भी इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। और ऑनलाइन का ज़माना है, और कोई बहुत ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसको लोगों ने एक बस हवा बना दिया है। मतलब बहुत सिंपल है, बट एक कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है कुछ है नहीं। 2 पेज का अमेंडमेंट होता है, और आपको स्टैम्प ड्यूटी में डालना रहता है, अपना कर्ता को अपनी डिटेल्स देनी पड़ती है, वाइफ और बच्चों को पर्सन बनाना पड़ता है। नॉर्मल पैन कार्ड में जो होता है वो डेट ऑफ बर्थ जो होता है वो अपना इंडिविजुअल खुद का होता है। लेकिन HUF में जो घर का जो बड़ा बच्चा होता है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लगती है उसमें। तो बच्चे की जो तो बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ रहती है वो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन उसमें डालना पड़ता है। तो देखिए HUF जो होता है, तो यहाँ पे HUF कहीं ना कहीं आपकी टैक्स लायबिलिटी को शिफ्ट आउट कर देता है और सेपरेट एंटिटी में आ जाता है। और बहुत इजी टास्क है, जो कि बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, मतलब आज इनफैक्ट कई लोग ये भी नहीं जानते हैं MWPA के बारे से। क्या चीज़ है? मुझे भी आइडिया नहीं पता? नहीं, मैं जानना चाहूँगा। MWPA यानी मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट।
मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट में क्या होता है कि अगर कोई बिजनेसमैन है या सैलरीड पर्सन भी जिसके ऊपर में बहुत सारे लोन्स चल रहे हैं, और नॉर्मल बिजनेसमैन आज जितने भी बड़े से बड़ा हो बिजनेसमैन, उसकी सीसी लिमिट्स चलती रहती हैं, कई करोड़ों का टर्नओवर होता है, गाड़ियों का बिजनेस हो, जो भी बिजनेस हो, तो कहीं ना कहीं बैंक से लोन पे ही मैक्सिमम चीज़ें आज की डेट में चल रही हैं। बिल्कुल। अब होता क्या है कि बैंक करप्सी देखिए, बड़े से बड़ा आज की डेट में तुर्रम खां भी जो हो वो बैंक करप्सी के शिकार हो रहे हैं। ठीक है, ये हम आए दिन न्यूज़ देखते रहते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि MWPA एक्ट, ये एक ऐसा एक्ट है कि जो व्यक्ति अपनी बचत या इन्वेस्टमेंट अपने बीवी बच्चों की सुरक्षा के लिए करता है। और जब बैंकरप्सी होती है तो कोई भी बैंक के पास आज की डेट में राइट है कि आपके सारे म्यूचुअल फंड हो या कुछ भी हो, अगर उनका पैसा नहीं निकला है तो उसको सीज कर देता है। ओके। ठीक है, आपने मॉर्गेज नहीं भी किया है तब भी वो सीज हो जाता है। अच्छा। कहीं ना कहीं आपके वो पैसों से भरपाई की जा सकती है। ठीक है। तो उस केस में अगर आपने MWPA एक्ट में, पहले ये होता था रियल एस्टेट में भी था, PPF में भी था और इंश्योरेंस में भी था। अभी PPF और रियल एस्टेट में गवर्नमेंट ने हटा दिया है कुछ समय पहले। इंश्योरेंस एक ऐसा प्रावधान है जहाँ पे मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट को यूज़ किया जा सकता है। मैं ऑडियंस से जरूर कहूँगा कि अगर आप एक बिजनेसमैन हैं या आपके फैमिली में नियर बाय आपके घर में बिजनेसमैन है और लोन्स चल रहे हैं, तो MWPA में अपनी इन्वेस्टमेंट और सेविंग को जरूर करें। आपने बहुत अच्छी गाइडेंस दी, तो मैं भी सभी को बोलना चाहूँगा कि जसमीत जी ने जो आपको बताया कि HUF के बहुत बेनिफिट्स होते हैं, तो बेनिफिट लेना स्टार्ट कीजिए। अगर आपको HUF के बारे में ज़्यादा जानना है, मैंने ऑलरेडी जसमीत जी की जो प्रोफाइल लिंक्स है उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उनको DM कीजिए, वो आपको सिखाने के लिए, आपको एक्सप्लेन करने के लिए हमेशा अवेलेबल है। तो आई थिंक आप HUF का बेनिफिट लीजिए, ठीक है। जैसे कि हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट और जैन्स, आप सभी HUF ओपन कर सकते हो, आप HUF का बेनिफिट लीजिए। MWPA एक्ट मुझे बहुत सही लगा, ये बिजनेसमैन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसका भी बेनिफिट लीजिए। इंश्योरेंस में आपको बेनिफिट करता है ये एक्ट। और लास्ट जो जसमीत जी ने आपको बताया कि अगर आप मुस्लिम्स हो और अगर आपको उन कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करना जो टोबैकोज में डील कर रहे हैं, अल्कोहल में डील कर रहे हैं, या ब्याज में डील करते हैं, मतलब इंटरेस्ट वगैरह में डील करते हैं, तो आप शरिया प्रिंसिपल जो फॉलो करते हैं म्यूचुअल फंड स्कीम्स, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो वीर जी आपने बहुत सही गाइड करा जसमीत जी। अब मैं लास्ट, हम अपने पॉडकास्ट को एंड करने वाले हैं, तो मैं आपसे ना जानना चाहूँगा हमारे यूथ के लिए 3 ऐसी मिस्टेक्स जो उनको अवॉइड करनी चाहिए और क्या चीज़ उनको फॉलो करनी चाहिए जिससे वो आगे बढ़ सके। आप कुछ उनके साथ अपनी लर्निंग्स कुछ शेयर करना चाहते हो, कुछ आपके एडवाइस हमारे यूथ के लिए और हमारे स्पेशल फाइनेंशियल अड्डा फैमिली के लिए मैं चाहता हूँ कि आप जरूर एडवाइस दीजिए कुछ। जरूर। तो देखिए, मैं सभी यूथ के लिए कहना चाहूँगा कि लाइफ में ना वृक्ष में फल तभी अच्छा होता है जब उसकी बुनियाद सॉलिड होती है, और बुनियाद अगर सॉलिड नहीं है तो उस वृक्ष में फल नहीं आते हैं। उसी तरह कई यूथ जो गलती कर जा रहे हैं ना, वो जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में कर जा रहे हैं। तो जिस समय हमें अपनी स्टडीज़ करनी है पूरी, आप पहले अपनी स्टडीज़ पूरी करिए, प्रॉपर पढ़ाई करिए अपने स्कूल की। हाँ, बिजनेस के लिए आप कैलकुलेशंस करिए, ट्रिक्स खोजिए, आपको लगता है नॉलेज जहाँ से हो, क्योंकि देखिए महाभारत की लड़ाई कौन से शस्त्रों से हुई ये कोई नहीं जानता, लेकिन कौन से शास्त्रों द्वारा जीती गई ये इंपॉर्टेंट है। तो उसी तरह नॉलेज गेन करिए। जितने यूथ हैं जो खासकर 18 to 25 की एज के हैं, मैं यही कहूँगा कि नॉलेज, ट्रेन योरसेल्फ, जानकारी लेते जाइए, रिसीव करिए, अभी रिसीव करिए, और वो समय आएगा जब आप जिस दिन उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो स्काई इज द लिमिट, आप इतना आगे बढ़ेंगे। और जब फाउंडेशन मजबूत होगी तो आड़े वक्त भी, बुरे वक्त में भी आप कभी घबराएंगे नहीं। तो कई यूथ ऐसी गलती कर जाते हैं कि कैजुअल अप्रोच रखते हैं और ईगो बहुत जल्दी आ जाती है। तो मैं ईगो का एक ही फुल फॉर्म बोलता हूँ, अर्निंग गोज आउट। तो कभी भी ईगो मत रखिए, ऑलवेज रेडी फॉर लर्निंग। जो नई चीज़ सीखने को मिलती है वो सीखिए, ईगो को किनारे रखिए। आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, आप ये सीखिए, अपने सुपरवाइज़र की इज्जत करिए, रिस्पेक्ट करिए। लोगों की रिस्पेक्ट करेंगे आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी। और 3 Ds में बहुत बिलीव करता हूँ, डिसिप्लिन, डिटरमाइन एंड डेडिकेशन। जब कोई चीज़ शिद्दत से की जाए तो वो बोलते हैं ना, कायनात भी आपके लिए सब कुछ करती है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, अपने डिसिप्लिन को, अपने वर्किंग आवर्स को एकदम डिटरमाइंड तरीके से करिए। डेडिकेटेड हो के अगर आप उस चीज़ को करेंगे
ठीक है, तो आप आगे बढ़ेंगे। प्लानिंग एक रखिए। अभी ऐसा लगता है कि मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, सब कर लूँ, मैं ये वाला कोर्स कर लूँ, मैं ये वाला पढ़ लूँ, तो देखिए यहाँ पे मैसी मत करिए अपने आप को, स्टेप वाइज बेबी स्टेप चलिए। ठीक है, पहले एक लर्निंग लीजिए, फिर दूसरी लर्निंग लीजिए, तीसरी लर्निंग लीजिए, फोर्थ, ऐसे करके आप अपने आप को मजबूत बनाइए। अमेजिंग अमेजिंग। तो जसमीत जी, बहुत अच्छा लगा आज आप पॉडकास्ट में आए और मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत नई जानकारी मिली। जैसे MWP एक्ट मुझे नई आइडिया था, आपसे सीखने को मिला। तो आई होप कि सारे ही लर्नर्स को कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। और आपने ये पॉडकास्ट यहाँ तक देख ली, दैट मीन्स आपको पॉडकास्ट जो है वो पसंद आ चुकी है। तो मुझे कमेंट करके बता दो कि आपको क्या सीखने को मिला। एंड मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, जसमीत जी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मैंने शेयर कर दिए हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अभी जाइए फॉलो कीजिए। कुछ भी पूछना हो, आपको HUF के बारे में पूछना हो, आपको पर्सनल फाइनेंस के बारे में पूछना हो, आपको इंश्योरेंस के बारे में पूछना हो, सबसे इंपॉर्टेंट अगर आपको अपना करियर बनाना है BFSI में, सर जसमीत जी आपके साथ हैं। प्लीज जाइए, लिंक्डइन पे भी अवेलेबल है, इंस्टाग्राम पे भी है, फेसबुक पे भी है, यूट्यूब पे भी है, तो उनके साथ कनेक्शन बनाइए। ऐसे नेटवर्क आपके होंगे तो आपको बहुत आगे बढ़ सकते हो। तो प्लीज आप उनको मस्ट फॉलो कीजिए सारे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। मैंने डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक डाल दिए हैं, तो आप सारे प्लेटफॉर्म्स पे उनको फॉलो कीजिए और उनके साथ अपना एक कनेक्शन बनाइए। तो मैं थैंक यू करना चाहूंगा जसमीत जी, आपने टाइम दिया एंड मुझे बहुत अच्छा लगा आज आप आए और आपसे सीखने को मुझे बहुत कुछ मिला। आपको कैसा लगा हमारे साथ? मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं भी आपसे बहुत कुछ सीखा हूँ। मुझे आपके जो मैं चैनल देखता हूँ उसमें आपने कैसे लोगों को गाइडेंस दिया हुआ है इक्विटीज़ के बारे से, और आए दिन आप एकदम प्रॉपर सर्टिफाइड होके जिस तरीके से किया है, इतने सारे आपने कोर्सेज किए हैं, तो जो मैं यूथ को जो बता रहा हूँ, लिटरली साक्षात एग्जाम्पल आपसे अच्छा कोई नहीं हो सकता। और बोलते हैं ना कि जब दो फाइनेंस वाले जब मिलते हैं ना, जो आदान प्रदान जो होता है वो अपने आप में फिर एक बहुत बड़ा बम बन जाता है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा बम बना है और ये हमारे लोगों के लिए, हमारी ऑडियंस के लिए, हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच जसमीत जी, और बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। तो दोस्तों ये थी हमारी कन्वर्सेशन जसमीत छाबड़ा फाइनेंस यानी जसमीत सिंह जी के साथ, और लिटरली मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला। आई होप आप सबको भी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको क्या चीज़ इस पॉडकास्ट में सबसे अच्छी लगी, कमेंट करके मेरे को जरूर बताना। और जसमीत जी को आप सारे ही प्लेटफॉर्म पे जरूर फॉलो कीजिए, उनसे गाइडेंस लीजिए। 20 साल से भी ऊपर का उनके पास एक्सपीरियंस है, BFSI सेक्टर में बहुत अच्छे लेवल पर वो है और उनको बहुत नॉलेज है। तो आप लोग जरूर चाहिए उनसे कुछ ना कुछ गाइडेंस लीजिए, उनको फॉलो कीजिए, उनका कंटेंट देखिए। एंड और क्या क्या आप देखना चाहते हो, नेक्स्ट कौन से गेस्ट को मैं पॉडकास्ट में इनवाइट करूं, कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको इस पॉडकास्ट को अपने सारे ही दोस्तों के साथ शेयर करना है, क्योंकि मुझे भी पता है आप लोग फाइनेंस को पसंद करते हो, आप लोगों को फाइनेंस पसंद है, इसलिए आपने फाइनेंशियल अड्डा चैनल को सब्सक्राइब करा हुआ है। तो इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ, अपने सारे फाइनेंस वाले दोस्तों के साथ शेयर कर दो, सो दैट उनको भी जसमीत जी के बारे में पता चल पाए। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, एक रिक्वेस्ट है। और कौन से गेस्ट मैं पॉडकास्ट में उनको इनवाइट करूं, जस्ट फाइनेंस शो में उनको इनवाइट करूं, आप लोग अपनी सजेशंस जो है वो दे सकते हो। एंड आप सभी के साथ मैं मिलूंगा नेक्स्ट पॉडकास्ट में। और फाइनेंशियल अड्डा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो या पॉडकास्ट में। नमस्कार।